नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, आज 10th बोर्ड बूस्टर हिंदी मीडियम सीरीज में हम अध्याय 3 को लेकर आए हैं। पहले अध्याय में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को, और दूसरे अध्याय में पढ़ा था हमने अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। उन्हें हमने एक वीडियो एक लेक्चर में खत्म किया था, और मेरे प्यारे बच्चों उन्हें हमने कैसे पढ़ा था? प्रश्नों के माध्यम से। तो उसी प्रकार मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु को हम एक वीडियो एक लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। चलो तो सर देख लेते हैं भाई कौन कौन से टॉपिक सर कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में है। पहली अगर मैं बात करूं धातुओं और अधातुओं के गुणों के बारे में, किसके बारे में? धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, और उनके गुण को हम क्या करने वाले हैं? कंपेयर भी करने वाले हैं। ठीक है, कि भाई ये किस प्रकृति के होते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम यहां पर क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा सुनो, क्रियाशीलता श्रृंखला है ना, जिसको हम सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। तो वो भी चीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले कि कौन सा तत्व जो है या कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है। ठीक है, वो सारी चीज हम देखने वाले हैं। थर्ड सुनो भाई, आयनिक यौगिकों का निर्माण और गुण। भाई आयनिक यौगिक होते क्या है, उनका निर्माण कैसे होता है, उनके गुण क्या क्या है, और भैया आयनिक यौगिक तो गए, सह संयोजी यौगिक क्या होते हैं, वो सारी की सारी हम यहां पर चीजें क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ सुन लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि भाई संचारण क्या है ना, संचारण से बचाव क्या है। ठीक है, लोहे पे जंग लगते हुए देखा ना, और सारी चीजें इसमें हम कवर करने वाले हैं भाई, कि चांदी का काला पड़ जाना है ना, लोहे पे जंग लगना। ठीक है, ये सब संचारण के उदाहरण है। सारी की सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो भाई पहला प्रश्न देखने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि धातु अधातु होती क्या है। ठीक है, धातु अधातु होती क्या है। याद करो, मैंने जब आपको पहला अध्याय पढ़ाया था तो वहां पर मैंने है ना तुम्हें तत्वों के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? तत्वों के बारे में। कि मैंने बताया था कि ग्रुप 1 जो होता था, आवर्त सारणी हमने देखी थी वहां पर, और ग्रुप 1 जो होता था वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था? डोनेट करता था, इलेक्ट्रॉन को क्या करता था? देता था। ठीक है ना। और वही ग्रुप 17 या ग्रुप 18 की बात करें ना, समूह क्रमांक 17 और समूह क्रमांक 18 की बात करें, तो वहां पर क्या करते थे? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी थी। क्या करनी थी उनकी? और इलेक्ट्रॉन लेना चाहते थे। तो बिल्कुल बेटा, तो मतलब मैंने कुछ तत्व ऐसे देखे थे, जैसे मैं सोडियम की याद करूं तो सोडियम क्या करता था? सोडियम की टेंडेंसी है कि इसके ऊपर +1 आवेश होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ठीक है, तो मैं इस प्रकृति को बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन दाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देने की इसकी प्रकृति है। समझ रहे हो ना कैसे? अगर तुम्हें 9th क्लास याद हो, है ना, मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे तो क्या आता था? 2,8,1। हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते थे तो क्या लिखते थे? 2,8,1। ठीक है, बट इसमें हम देखेंगे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हो गया? 2,8। समझ रहे हो ना। और ये जो है ये किसके जैसा बन जाता था? ये नियॉन के जैसा बन जाता था, एक अक्रिय गैस के जैसा बन जाता था। ठीक है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर वही तो हो रहा है। ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? दे रहा है। ठीक है, चलो भाई एक और मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर तुम्हें समूह क्रमांक 2 याद हो तो Mg है। अब Mg जो है मैग्नीशियम, ये क्या करेगा? समूह क्रमांक 2 के ऊपर आवेश कितना होता था? +2, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और क्या करा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाऊं, हाँ भाई इधर देखो, अगर मैग्नीशियम का तुम्हें बताऊं परमाणु क्रमांक, तो क्या होता था? 2,12 होता था, 2,8,2 ऐसा लिखते हैं अपन, 2,8,2। भाई इसका परमाणु क्रमांक कितना होता था? 12। अब ये क्या कर दिया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हम लिख दोगे 2,8। देखो इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो मतलब ये भी कौन सी प्रकृति का है? ये भी एक इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति का। किस प्रकृति का है? इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति का। ठीक है, तो वे तत्व, समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वे तत्व है ना जो इलेक्ट्रॉन, जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति के होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति के होते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उन्हें हम धातु कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होंगे? ये होंगे सर धातु। इनको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मेटल्स। क्या बोलते हैं? मेटल्स। ठीक है, धातु होती। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, हम समझ गए सर। और भी एग्जाम्पल्स? ठीक है, और भी एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एल्यूमिनियम था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? मेरे पास एल्यूमिनियम था। ठीक है, या फिर आयरन ले लो, तो आयरन जो था, ठीक है, वो डायरेक्ट क्या हो गया? आयरन था, वो आयरन Fe+3 में चेंज हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसने भी क्या करा? इलेक्ट्रॉन दिया ना, इसलिए ये कौन से हो गए भाई? बताओ बताओ बताओ। इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति के होगा। कैसी प्रकृति के होगा? इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति के होगा। ठीक है, तो धातु ये होते हैं, धातु ये होते हैं। अच्छा सुनो, अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो मैं अधातु के बारे में बात करता हूं,
तो देखो हमने समूह क्रमांक 16 17 को अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो 16 के ऊपर क्या होता था भाई, -2 आवेश, ऋण 2 आवेश। कैसे करते थे हम कि समूह क्रमांक 16 होता था, उसमें से 10 को घटाते थे तो क्या आ जाते थे हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब फिर मैंने तुम्हें सिखाया था कि भाई 16 में से 10 गए, बचे 6। अब 6 को भेजना कोई पसंद करेगा या 2 को बुलाना, तो 2 को बुलाने के कारण -2 आवेश आता था। हमने पहले ही अध्याय में ये सब पढ़ा था, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। तो समूह क्रमांक 16 में कौन कौन आता था सर, ऑक्सीजन आता था। तो मान लो ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, O के ऊपर -2, समझ रहे हो ना, O के ऊपर -2। अगर मैं तुम्हें इसका परमाणु क्रमांक बताऊं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बनाओ तो वो होता है 8। कितना होता है 8। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा कन्फिग्रेशन 2,6, क्या आ जाएगा 8 होता है ना टोटल, तो कितना आ जाएगा 2,6 लिख देते हैं सर 2,6, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए मतलब इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे, तो क्या हो जाएगा भाई 2,8, क्या जाएगा 2,8, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, हाँ भाई, तो 2,8, बहुत बढ़िया, ये सीख गए। तो बताओ इसकी प्रकृति कैसी है सर, इसकी प्रकृति जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति है। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्राही है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो बना लिया F-, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति का है, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति का है, बताओ भाई। हाँ बिल्कुल है सर, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया। अगर मैं तुम्हें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताऊं, परमाणु क्रमांक बताऊं, तो वो होता है 9, तो ये आ जाएगा 2,7, ठीक है। हाँ भाई ऐसे लिखते थे अपन कन्फिग्रेशन। और 2,7 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, बताओ कितने हो गए भाई सर, अब हो गया 2,8। देखो इसका भी भाई अष्टक पूर्ण हो गया, ये भी स्थायी हो गया। और F के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर रखा, समझ रहे हो। अच्छा ये कैसी प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है। और ये प्रकृति को अपन बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अधातु, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या बोलते हैं अधातु, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु जिस तत्व के पास होते, मतलब जो वे तत्व जिनके परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु। और वे तत्व है ना जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति के होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं अधातु। क्या होते हैं अधातु। तो पूरे चैप्टर में हम है ना इनके भौतिक रासायनिक गुण पढ़ेंगे, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या अंतर होता है। एक डिफरेंस तो हमने यही देख लिया, ठीक है, हाँ भाई। और वे बेसिकली एक रासायनिक गुणधर्म है, क्योंकि ये सारी बातें इंटरनल है ना, आंतरिक रूप से हम इन्हें पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो, हाँ भाई। अब यही कि हम धातु क्या होती है भाई, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, पर अधातु क्या होती है, कुचालक होती है, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन हम इस पूरे अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अब चलो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं और भाई प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल्स, और अब हम देखते हैं प्रश्नों को। किसको देखते हैं, प्रश्नों को। तो चलो भाई सुनो, पहला प्रश्न, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं, ठीक है। अब मैं प्यारे बच्चों अभी हम, ठीक है, पतले तार में बदल रहे हो, तो किसको कर रहे हैं, पतले तार में बदल रहे हो एक धातु को, ठीक है, मतलब पतले तार बना रहे हो। तो ये कौन सा गुण हुआ, ये भौतिक गुण हुआ। तो सारे के सारे पहले हम भौतिक गुण डिस्कस करते हैं और देन हम उसको क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं है ना, कुछ इंपॉर्टेंट गुण है वो तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि धातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। पहली बात सुनो, पहला होता है धात्विक चमक। क्या होती है, धात्विक चमक। तो धातुओं की जो अगर हम बात करें जो सतह होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है। क्या होती है, चमकदार होती है। और धातु के इस गुण को हम कहते हैं धात्विक चमक। क्या बोलते हैं, धात्विक चमक, ठीक है, मतलब शाइनी सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है, शाइनी सरफेस होती है। अच्छा अगला सुनो, अगला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कि धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातु को ठोक पीट लो, ठीक है, और क्या बना लो, एक पतली चादर बना लो। तो इस है ना, मतलब तुम क्या कर रहे हो, आघात कर रहे हो, घात कर रहे हो भाई, मार रहे हो उसको, ठीक है, और उसको ठोक पीट रहे हो, तो वो उसको पतली चादर बनाने के इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता या आघात वर्धिता। क्या बोलते हैं, आघात वर्धिता। और सोना और चांदी है ना सबसे अधिक आघात वर्ध धातु है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि सोना और चांदी कैसी है, सबसे आघात वर्ध धातु, ठीक है, हाँ भाई। तीसरा सुनो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है तन्यता। किस, तीसरा क्या है, तन्यता। कि भाई एक तुम्हारे पास धातु है, उससे एक है ना पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तन्यता। मतलब समझ रहे हो, एक धातु को तुम खींच रहे हो और पतले तार बना रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, समझना। गोल्ड है ना सबसे ज्यादा क्या है,
तन्य धातु है, और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार, कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबे तार, कितने ग्राम सोने से? 1 ग्राम सोना से। सोच रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ, तो भाई इतनी तन्यता होती है। अब लंबे वायर में खींचने का जो गुण है भाई, उसको अपन क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। फिर चौथा सुन लो, ठीक है? तो मंदिर गए हो, हाँ भाई, तो मंदिर में जब तुम घंटा बजाते हो धन करके, तो आवाज आती है टन, फिर सभी लोग तुमको देखते हैं, भाई इतना जोर से किसने घंटा बजाया। तो वो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वो जो घंटी होती है वो तुम्हें बजाते हो जब, ठीक है, तो वो कौन सा गुण है? ठीक है, वो है ध्वनिक। कौन सा है? सोनोरस गुण। जो क्या होता है कि जब धातु किसी कठोर सतह से, समझ रहे हो, वहां पर तुम देखोगे तो एक बीच में गोल होता है, गोला होता है, उसको जब तुम ऐसे जैसे मारते हो तो वो दूसरी सरफेस के साथ, दूसरे मतलब वही धातु होती है, उसके साथ टकराकर तेज आवाज करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब वो कठोर सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न करती है। क्या करती है? आवाज उत्पन्न। और जो धातु कठोर सतह से टकराने के पर आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें हम बोलते हैं ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये जो गुण है, ठीक है, ये जो हमारे पास गुण है मेरे प्यारे बच्चों, इसको, ये भौतिक गुण रहे हमारे, क्या रहे? भौतिक गुण रहे। ठीक है, अब हम वो प्रश्न को देख लेते हैं। तो धातुओं को पतले तार में खींचे जाने के गुण को हम क्या कहते हैं भाई? तो तन्यता ही उसका आंसर है। क्या है? तन्यता जो है वो करेक्ट आंसर है। तन्यता क्या था भाई? कि धातुओं को है ना पतले तार में बदल रहे थे। आघात वर्धता, इसको तो ठोक पीट कर हम एक चादर बना रहे थे, ठीक है, तो चादर बनाने का ये जो गुण था, ठीक है, उसको आघात वर्धता कह रहे थे। बट हमसे तो पूछा कि पतले तार में खींचना है, ठीक है। हाँ, जैसे कि हमने गोल्ड को क्या करा, 2 किलोमीटर में एक तार बना सकते हैं उसका, 1 ग्राम गोल्ड से। ध्वनिकता क्या होती भाई? भाई जब तुम एक कठोर सतह से धातु टकराती है तो क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है, तो वो ध्वनिकता हो गई। चालकता क्या होती है भाई? धातु जो होती है, ठीक है, वो ऊष्मा को भी क्या कर सकती है? कंडक्ट कर सकती है, ऊष्मा को भी चालन कर सकती है और विद्युत का भी चालन कर सकती है, ठीक है, तो वो चालकता हो गई। तो बेसिकली हमारा जो करेक्ट आंसर जाता है वो क्या जाता है? तन्यता। क्या आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तन्यता। ठीक है, हाँ भाई, हाँ भाई, तो ये हमारे जो कुछ भौतिक गुण थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला सुनो कि खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है, और एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म है इसके लिए उत्तरदायी? भाई कौन कौन सी चीजें जो तुम्हें अट्रैक्ट करेगी खाना बनाने में? मतलब एल्यूमिनियम के ही बर्तन क्यों यूज करें हम, कोई दूसरी धातु के क्यों नहीं यूज करें? ठीक है, तो भाई क्यों कर सकते हैं? उच्च ऊष्मीय चालकता। क्या ऊष्मीय चालकता उच्च होना चाहिए? अच्छा कुछ सोचो, मान लो तुम खाना बनाने जा रहे हो, है ना, तुमने एक ऐसा बर्तन लिया जिसको तुमने है ना बर्नर के ऊपर रखा, गैस बर्नर के पास रखा, ठीक है, और वहां रखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों वो गर्मी नहीं हो रहा है मतलब वो हीट का ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहा है भाई, उसके अंदर हीट ही नहीं जा पा रही। समझ पा रहे हो? मतलब वो हीट का क्या है, या विद्युत बोल सकते हो ऊष्मा का सुचालक नहीं है ना, कम सुचालक है। तो तुमने एक ऐसा बर्तन यूज कर रहे हो, समझ रहे हो, जहां पर है ना अच्छे से है ना हीट या फिर ऊष्मा अच्छे से उसका चालन नहीं हो पा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, क्या तुम्हारा खाना जल्दी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ऊष्मा क्या होना चाहिए? ऊष्मा उच्च ऊष्मा चालकता होना चाहिए, बिल्कुल उसमें उच्च ऊष्मा चालकता होना चाहिए। दूसरा सुनो, उच्च विद्युत चालकता। क्या विद्युत की तुम्हें जरूरत है? नहीं, है ना, विद्युत की हमें जरूरत नहीं, हमें तो ऊष्मा की जरूरत है, क्योंकि हमें खाने को क्या करना है? गर्म करना, देन खाना बनेगा। उच्च विद्युत चालकता छोड़ो भाई। तो तन्यता, क्या भाई बर्तन कैसा होना चाहिए? एकदम ऐसा खींच के तुम पतले वायर बनाओ, क्या ये गुण तुम्हारे लिए कुकिंग के लिए हेल्पफुल है? नहीं सर। उच्च गलनांक, हाँ ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों? कि अगर तुमने किसी बर्तन में मान लो खाना बना रहे हो, है ना, वो बर्तन लिया और तुमने उसको गर्म करना स्टार्ट किया, क्या करना चाहिए? बर्तन गर्म होना रहा है, खाना बन रहा है, अब थोड़ी देर बाद वो बर्तन ही पिघलना स्टार्ट हो जाए, थोड़ी देर बाद वो बर्तन ही पिघलना स्टार्ट हो जाए, तो बताओ भाई क्या होगा? सर खाना बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तुम्हारा बर्तन ही पिघल गया भाई, बर्तन ही क्या हो गया? पिघल गया, तो काम चल पाएगा? नहीं। तो भाई बर्तन पिघलना नहीं चाहिए, उच्च उसका गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और ऊष्मा का भी अगर हम बात करें, चालकता क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च। तो बेसिकली हमारे जो दो ऑप्शंस है वो दोनों करेक्ट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो देख लेते हैं कौन कौन से भाई फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ अगर देखें तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, ये हमारा सही है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो धातु और मैंने बताया जैसे कि धातु ऊष्मा के सुचालक है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर, है ना, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। सबसे अच्छे चालक कौन कौन से हैं? सिल्वर और कॉपर। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी, तुलना में बोल रहा हूं, किसमें? तुलना में,
है ना। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। ऊष्मा के क्या है? कुचालक है इनकी तुलना में। मतलब ये बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें, ठीक है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, बट वही बात करें लेड और मरकरी की, तो वो क्या होता है? बहुत कुचालक होते हैं। क्या होता है? बहुत कुचालक होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, हमें मजा आया। अगला देखते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर लिखना है ना। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर लिखना है। तो अभी हमने, है ना, जो धातुओं के गुण पढ़कर आए ना, उनकी जस्ट हम अपोजिट क्या करने वाले हैं? अधातु के गुण। ठीक है, चलो सुनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, धातु अधातु में अंतर, पहला गुण समझो कि जो धातु होती है उनके पास धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक होती है, बट अधातुओं में चमक नहीं होती, है ना। धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। ठीक है, हाँ भाई। धातुएं कठोर होती है, धातुएं क्या होती है? हार्ड होती है भाई। ठीक है, इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च। परंतु, ठीक है, अधातु क्या होती है? नरम तथा भंगुर, मतलब सॉफ्ट होती है, भंगुर होती है, मतलब जैसे तुमने ठोका पीटा चूर चूर हो जाए। क्या हो जाए? चूर चूर हो जाए। तो वो होना चाहिए। इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? कम। मतलब ये हाई टेम्परेचर पर क्या होंगी? अगर बात, सॉरी, लो टेम्परेचर भी क्या हो सकती है? मेल्ट हो सकती है। ठीक है, या फिर क्या हो सकती है? मतलब एक तरीके से अपनी वाष्प में परिवर्तित हो सकती है। थर्ड सुनो, धातुओं में आघात वर्धिता का गुण होता है। मतलब ठोक पीट कर तुम पतली चादर क्या कर सकते हो? बना सकते हो। बट अधातुओं में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इनमें गुण नहीं होते। ठीक है, फोर्थ सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट, इनमें तन्यता होती है। मतलब पतला वायर तुम बना सकते हो। और ध्वनिक गुण होता है। ध्वनिक गुण समझ रहे हो कि मतलब भाई कठोर सतह से टकराएगी, धम्म करके आवाज आएगी। कैसे आवाज आएगी? धम्म करके आवाज आई। तुम तो बहुत लगाते हो। और इनमें तन्यता एवं धात्विक गुण नहीं होते। इनमें तन्यता और धात्विक गुण नहीं होते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम कार्बन का 1 किलोमीटर लंबा वायर बना लो। ठीक है ना, मतलब वैसा जैसे गोल्ड का बना रहे हो, खींच ही नहीं पाएगा भाई। उनमें कोई नहीं होता। ठीक है, उनमें अगर हम बात करें तन्यता एवं धात्विक गुण नहीं होते। ठीक है, हाँ भाई। तो खींच बीच के तुम वायर नहीं बना सकते। ठीक है, हाँ भाई। ध्वनिक गुण, सॉरी, ये कौन सा गुण है? ध्वनिक गुण। हाँ, तो ध्वनिक गुण नहीं होते कि भाई आवाज नहीं आएगी कि दो धातु को तुम टकरा रहे हो, आवाज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया कि भाई ऐसी धातु का उदाहरण दो जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अच्छा, ऐसी धातु का उदाहरण देना जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। दूसरा, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मतलब ऐसी धातु बताने जो भाई चाकू से भी काट सकते, चाकू से काटते हैं अपन। थर्ड सुनो कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। कौन होता है भाई ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक? वो बताना है। और फोर्थ है ऊष्मा की कुचालक होती है। भाई कौन ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का सबसे कुचालक कौन होता है? तो चलो भाई ऐसा अपन देख लेते। ठीक है, हाँ। पहली बात तो पहला जो आंसर आ जाएगा हमारा कि कमरे के ताप पर द्रव होता है, वो होती है मरकरी। क्या होती है? मरकरी। ठीक है, मर्क्यूरी। ठीक है, जिसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? रासायनिक संकेत होता है, वो होता है Hg। तो पहला उत्तर ये आ गया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जो मतलब थोड़ी सॉफ्ट होती है। क्या होती है? सॉफ्ट। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हमारे पास सोडियम धातु है। कौन सी धातु है? सोडियम धातु। ठीक है, तो ये धातु जो होती है वो क्या होती है? थोड़ी, है ना, सॉफ्ट होती है, थोड़ी नर्म होती है। ठीक है, और इसको चाकू से काटा जा सकता है, जिसका रासायनिक संकेत है Na। जिसका रासायनिक संकेत क्या है? Na। ठीक है, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, है ना, जिसमें ऊष्मा सबसे अच्छे चालन होता था ऊष्मा का, वो क्या है हमारी? वो है हमारा सिल्वर। क्या है? सिल्वर। ठीक है, हाँ भाई, सिल्वर। क्या है भाई? सिल्वर, जिसका सिंबल क्या होता है? Ag। ठीक है, ऊष्मा की कुचालक होती है। कौन सा है भाई जो ऊष्मा की कुचालक है? ठीक है, हाँ भाई। तो ऊष्मा की कुचालक में तुम लिख सकते हो, ठीक है, या तो मरकरी लिख लो। ठीक है, हाँ, इतनी अच्छी नहीं होती है। या फिर मरकरी, या फिर क्या लिख लो? या फिर लिख लो लेड। क्या लिख लो? लेड। ठीक है, मरकरी का पता है Hg, और लेड का क्या होता है? Pb। क्या होता है? Pb। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये एक तरीके से ना मरकरी बिल्कुल एकदम कंपैरिजन में अगर हम बात करें सिल्वर के साथ तो बिल्कुल कुछ अलग है, बहुत पुअर कंडक्टिव, मतलब कंडक्टिविटी उसकी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास चारों के चारों आ गए हमारे आंसर्स। अगले की तरफ देखते हैं। हाँ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट कि सक्रियता श्रेणी क्या है। ठीक है,
क्या होता है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं वो हमें बताना है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं वो हमें बताना है। तो देखो क्या होता है कि धातुओं को है ना हम उनकी मतलब क्रियाशीलता के आधार पर क्या करता है, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। वो भी किस क्रम में, अवरोही क्रम में। किस क्रम में, अवरोही क्रम में। तो भाई देख लेते हैं, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आइडिया मैंने पिछले अध्याय में भी दिया था, मतलब अगर बात करें पहले अध्याय में भी दिया था, फिर भी याद दिलाता हूं कि याद करो, हमने है ना सक्रियता श्रेणी को याद किया था। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन थी, वो थी के। फिर कौन था, ना। मैंने क्या बोला था, काना, का, मग। क्या बोला था मैंने, काना, का, मग। फिर क्या बोला था, अलजनफी, अलजनफी। प्रभु है क्यों, प्रभु है क्यों, है क्यों। फिर क्या बोला था, एच जी। क्या बोला था, एच जी। फिर था ए जी। और फिर देन कौन था सबसे लास्ट में, ए यू। कौन था, ए यू। ठीक है, तो एच जी, ए जी, ए यू, तो ये हमारे पास था भाई। ठीक है, हाँ। तो क्या था, काना का मग, अलजनफी प्रभु है क्यों, एच जी, ए जी, ए यू। तो ये एक तरीके से हमने सक्रियता श्रेणी को देखा था। ये इस तरीके से हमने सक्रियता श्रेणी को देखा था। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम। फिर कौन है, सोडियम। फिर कौन है, कैल्शियम। फिर कौन है, मैग्नीशियम। फिर कौन है, एल्यूमिनियम। फिर कौन है, जिंक। फिर कौन है, आयरन। फिर कौन है, लेड। फिर कौन है, हाइड्रोजन। फिर कौन है, कॉपर। फिर कौन है, मरकरी। फिर कौन है, एजी मतलब सिल्वर। फिर कौन है लास्ट में, गोल्ड। कौन है, गोल्ड। हाँ भाई, सोने की बात चल रही है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी तुम लोगों को समझ में आया। तुम्हें पता होना चाहिए इसका ऑर्डर कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। याद करो, विस्थापन अभिक्रिया हम पढ़े थे, जहां पर एक अधिक क्रियाशील धातु एक कम क्रियाशील धातु को क्या कर रही थी, विस्थापित कर रही थी। क्या कर रही थी, विस्थापित कर रही थी। मैंने वहां पर तुम्हें कंसेप्ट सिखाया था कि जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उठाकर फेंक देगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उठाकर फेंक देगा। समझ में आया, तो बस भाई यही है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो भाई एक देखते हैं। देखो सुनो, यहां पर बोलता है एक्स, वाई तथा जेड धातुओं में से एक्स ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। किससे करता है, ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है। ठंडे पानी से अभिक्रिया करके वाई गर्म जल अभिक्रिया करता है। भाई वाई गर्म से करता है। और जेड केवल भाप से अभिक्रिया करता है। किससे करता है, भाप से अभिक्रिया करता है। एक्स, वाई तथा जेड को पहचानिए तथा इन्हें बढ़ते हुए, ठीक है, पहचानिए तथा इन्हें बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बढ़ते हुए मतलब पहले कौन आएगा, सबसे कम क्रियाशील, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। ठीक है, बढ़ते हुए अपन बताना। अच्छा सुनो भाई, एक्स जो है वो ठंडे जल से क्रिया कर रहा है। किससे कर रहा है, ठंडे जल से क्रिया कर रहा है। तो भाई एक बात सुनो, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, जो ज्यादा क्रियाशील होगा, जो ज्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है, वो आसानी से अभिक्रिया कर लेगा। अगर मैं बात करूं सोडियम की, ठीक है, या पोटेशियम की बात करूं, तो ये इतने ज्यादा क्रियाशील होते हैं, समझ रहे हो, ये इतने ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर लेते हैं। ठंडे जल की छोड़ो, इनको तुम हवा में रख दोगे ना तो भी अगर, ठीक है, इनको अगर जैसे ही तुम हवा में रखोगे तो ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन जो है उसके साथ अभिक्रिया कर लेंगे। समझ रहे हो, उसके साथ अभिक्रिया कर लेंगे। और करने के बाद या वातावरण में जो नमी उपस्थित है, ठीक है, वातावरण में जो नमी उपस्थित है, उसमें जो जल उपस्थित है, उसके साथ अभिक्रिया करके तुरंत हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। और वहां पे विस्फोट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है, आग भी लग सकती है, जैसे इनको पानी मिला। तो ये इतने ज्यादा क्रियाशील है कि इनको है ना केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है ना। जैसे सोडियम धातु ही है, ठीक है, इसको क्या इसमें रखते हैं अपन, केरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर धोखे से इसको थोड़ा सा पानी मिला, ठीक है, तो इसने क्या लगा दी, इसने आग लगा दी। क्या लगा देगी, आग लगा दी। तो इसीलिए रखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये इतने क्रियाशील हैं, तो सोचो अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर कह रहा है एक्स जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है, तो ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा। एक्स जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील है। क्यों क्रियाशील है, कि भाई ठंडे जल से ही क्रिया कर लेते। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, फिर जो अगर हम बात करें वाय है, वो गर्म जल से करता है। तो वाय जो है, ठीक है, वो मध्यम क्रियाशील है, वो गर्म जल से करता है।
मध्यम क्रियाशील, ठीक है। हाँ भाई, फिर अगला अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एक्स वाई और फिर क्या है जेड, तो जेड जो है भाई उसको तो भाप चाहिए, भाप चाहिए, क्या चाहिए, भाप। तो ये सबसे कम क्रियाशील है ना, इन सब में सबसे कम क्रियाशील है, ठीक है। अब चलो भाई ऑर्डर लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि इसको भाप चाहिए, क्या चाहिए, भाप। तो अगर करेक्ट ऑर्डर तुम्हें लिखना हो, आंसर तुम्हें करेक्ट लिखना हो, तो सबसे ज्यादा कौन होगा भाई, सबसे ज्यादा होगा एक्स, पर अपने को बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे कम किसकी है, जेड की। फिर उससे ज्यादा कौन है, उसके बाद वाई है, फिर उससे ज्यादा कौन है, उसके बाद है एक्स। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, पक्का। हाँ भाई, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं, क्या बोल रहा हूं मैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है, मतलब नेचर में सीधे सीधे मिल जाती है। तो सोचो खुद भाई, प्रकृति में खुद सोचो कि भाई प्रकृति में कौन स्वतंत्र अवस्था में मिल सकती है, कौन प्राकृत अवस्था में मिल सकती है आसानी से। देखो अगर वो है ना कम क्रियाशील है तो वो आसानी से मिल जाएगी भाई, वो किसी से अभिक्रिया करके कोई यौगिक ही नहीं बनाएगी। बट सोचो अगर सोडियम, क्या तुम्हें स्वतंत्र अवस्था में मिल सकता है ना, प्राकृत अवस्था में मिल सकता है, नहीं। तो मैं सोडियम को क्या करना पड़ेगा भाई, सोडियम का अगर बात करें एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, सोडियम को तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा। बट कुछ धातु ऐसी है जो क्या करती है, बहुत कम अभिक्रिया करती है, करती नहीं है, ठीक है ना, करती नहीं है। तो ऐसी धातु को तुमको सीधे सीधे मिल सकती है, ठीक है। तो वो धातु कौन होगी, जो कम क्रियाशील होगी। अब इनमें तुम्हें बताना है कि सबसे कम क्रियाशील कौन है, ठीक है। तो ऑप्शंस अपन देख लेते हैं भाई, ऑप्शन से देखेंगे। क्या फर्स्ट एंड सेकंड आंसर है, कॉपर क्या कम क्रियाशील है। चलो अगर बात करिए हाइड्रोजन से क्रियाशील है, बट फिर भी ये मिलता है, ठीक है, हाँ कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, किसी ना किसी यौगिक के रूप में मिलता है, ठीक है। फिर अगर बात करें एयू की, गोल्ड की, तो गोल्ड सबसे कम क्रियाशील है। तो ये जो है, ठीक है, ये जो है ये क्या है भाई, प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, ये किसी से साथ अभिक्रिया नहीं करती, स्वतंत्र अवस्था मिल जाती है हमें। फिर सेकंड हो गया, थर्ड जिंक, जिंक क्रियाशील है भाई। एजी फोर्थ, तो एजी भी लास्ट में आता था, एच जी ए जी ए यू, तो एजी और ए यू क्या होते थे, बहुत कम क्रियाशील। तो अगर मैं बात करूं सेकंड एंड फोर्थ की, तो वही हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। भाई सेकंड एंड फोर्थ देख लेते हैं अपन, यही कर देते हैं, है ना, ये वाला है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी वाला, सेकंड एंड फोर्थ वाला, ठीक है। हाँ बाकी ये जो है ये नहीं हो सकते, ये हमेशा क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब किसी ना किसी यौगिक के रूप में ये तुम्हें क्या करने वाले हैं, नेचर में मिलने वाले हैं, प्रकृति में मिलने वाले हैं। बट ये दो धातु नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि सर ये क्या होते हैं, अगर हम बात करें ये किसी कंबाइंड फॉर्म में इसलिए नहीं होते क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील है ना, क्या है, बहुत कम क्रियाशील है, ठीक है। तो ये प्राकृत अवस्था में तुम्हें मिल जाती है। अगला सुनो, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने तुम्हें ना पिछला अध्याय पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी। क्या सिखाया था कि भाई धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, या फिर उदासीन प्रकृति के। किस प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के। मतलब कुछ उदासीन भी अगर बात करें ऑक्साइड्स होते हैं, धातु अधातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं, वो तो मैं बताने वाला हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, यहां देखो। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार, मतलब धातु के ऐसे ऑक्साइड्स जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर ले, मतलब जब वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे वो ऑक्साइड तो क्षार के भांति बिहेव करेंगे, और जब वो क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो अम्ल के जैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड्स को मैं बोलता हूं उभयधर्मी ऑक्साइड्स। कैसे बोलता हूं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स। तो चलो भाई देख लेते हैं, इधर देखो। तो ऐसे धातु ऑक्साइड्स जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके, किससे, अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ भाई थोड़ा सा और हम एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो तुम्हारे पास क्या है, मान लो मेरे पास है Al2O3, क्या है, Al2O3। जब तुम है ना इसकी किसके साथ करवा दो, इसकी तुम अभिक्रिया करवा दो
किसके साथ? HCl के साथ। किसके साथ करवा दो? HCl के साथ। तो इसको देखो सिंपल अपने तरीके से करना, जो आयन एक्सचेंज अपन करते थे। एल्यूमिनियम के ऊपर आवेश कितना होता है याद करो, जल्दी बताओ भाई, एल्यूमिनियम पर आवेश कितना होता है? भाई सर ये होता था समूह क्रमांक 13 से, और 13 के ऊपर +3 आवेश था। कौन सा आवेश था? +3। पिछला अध्याय याद करो। तो अगर सर यहां पर 2 है तो मैं लूंगा यहां पर +6। कितना लूंगा? +6। अब इसके ऊपर अगर +6 है तो इस पर क्या आ जाएगा? -6। या फिर वो भी याद नहीं हो तो याद करो ऑक्सीजन पे कितना होता था? ऑक्सीजन पे होता था -2, क्योंकि वो समूह क्रमांक 16 से था। याद करो 16 में से 10 गए, बच्चे 6। अब 6 को भेजें कि 2 को बुलाएं, तो 2 को बुलाते थे इसलिए इसके ऊपर -2 आता था। अब यहां 3 है तो मैंने लिखा -6। समझ पा रहे हो? हाँ भाई। H के ऊपर कितना आवेश होता है सर? प्लस। और Cl पर क्या होता है? माइनस। अब क्या करते थे सर? अब करते थे हम प्लस माइनस को इक्वल, है ना, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में, याद करो मैं तुम्हें सिखाता था। तो अब क्या करते थे हम? प्लस माइनस इक्वल। तो ये देखो जो 6 है ना, इसको यहां रख दो और इस 1 को यहां कर दो। क्या हो जाएगा? जब यहां 6 का मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा 6। ठीक है, हाँ भाई। और यहां 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अभिक्रिया करते हैं। अब सुनो ध्यान से, देखो ये जो ऑक्साइड है ये धातु का ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है? धातु का ऑक्साइड। इसकी प्रकृति क्षारीय होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? क्षारीय। अभी ये यहां क्षार के जैसा एक्ट करेगा। तो इसकी प्रकृति कैसी है भाई? क्षारीय है। ठीक है, और ये क्या है? ये अम्ल है। क्या है? अम्ल। ठीक है, और बेसिकली इसको अपन बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं? एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑक्साइड। क्या बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जैसे ही इनके बीच में अभिक्रिया हुई मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? देखो अब पहले वाले का प्लस को लिखो, तो पहले वाले का प्लस जो है सर, पहले वाले का प्लस जो है वो है मेरे पास Al। क्या है भाई? जल्दी बताओ भाई। Al, और Al के ऊपर +3 चार्ज। कौन सा चार्ज है? +3। और Cl के ऊपर क्या होता है? Cl पर -1। अब क्या कर दूं सर? 3 को उठा के यहां रख दो, 1 को उठा के यहां रख दो, आ गया AlCl3। क्या आ गया? AlCl3। बहुत बढ़िया। अब सर यहां पर 2 Al हैं। कितने Al है? 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 Al करने के लिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो रिएक्शंस बैलेंस हो गई। क्या हो गई? रिएक्शन बैलेंस हो गई। अच्छा, अब यहां पर कितने H प्लस है? 6। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो कितने H2O बन जाएंगे? कितने H2O बन जाएंगे? 3H2O। कितने बन जाएंगे? 3H2O। ये क्या बना? ये बना जल। ठीक है, और ये क्या बना? ये बना एक लवण, जो कौन सा है अपना? एल्यूमिनियम क्लोराइड। कौन सा है? एल्यूमिनियम। क्या है भाई? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या है भाई? एल्यूमिनियम क्लोराइड। बहुत बढ़िया। तो ये समझ आया, ये हमारे पास कौन सा अम्ल था? ये था भाई साहब आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल था? हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, अम्ल। और तुम्हें ध्यान से अगर मैं याद दिलाने की कोशिश करूं मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या बना? लवण। क्या बना? लवण। तो देखो हो एक तरीके से अगर तुम समझो तो यहां पर एक क्षारीय है ना, मतलब क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, मतलब एक धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है भाई? लवण और जल। अब मैं तुम्हें एक ट्विस्ट बताता हूँ। क्या बताता हूँ? ट्विस्ट बहुत प्यारा। देखो सुनो, अब मान लो, ठीक है, मान लो मैं क्या ले लेता यहां पर ले लेता मैं फिर Al2O3। क्या ले लेता? Al2O3। और इस बार मैं ले रहा हूं इधर पर NaOH। क्या ले रहा हूं? NaOH। ठीक है, क्या ले रहा हूं? NaOH। और जब इनके बीच की अभिक्रिया करवाऊंगा, किसके बीच करवाऊंगा? Al2O3 और NaOH की बीच की अभिक्रिया, तो देखो क्या बनेगा, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, हाँ भाई। तो यहां पर क्या करो? सिंपल H2O निकाल दो। क्या करना? इसको याद करने की ट्रिक समझो। ठीक है, Al2 या O3 तो हमें एग्जांपल से याद रहेगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जांपल है। ठीक है, अब बनाते क्या है? लवण और जल। लवण और जल। अब जल बना दो, बाचा को सब लिख दो, तो जल बनाते। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो मेरे को 2 हाइड्रोजन चाहिए जल बनाने के लिए, तो मैं ले लूंगा 2, क्योंकि H2O होता है ना, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन यहां से आ गए। ठीक है, और 1 ऑक्सीजन कहां से ले लो? यहीं से ले लो। ठीक है, तो जब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकला तो बन जाएगा क्या? H2O। H2O। अच्छा, अब यहां देखो, यहां ऑक्सीजन कितने बचे? यहां पर सर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन थे। अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल चुका है। यहां 1 ऑक्सीजन बचा है और ये 3 ऑक्सीजन, मतलब कितने ऑक्सीजन है? 4। सोडियम कितने हैं सर? 2 है। कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम कितने हैं सर? 2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? Na जो है वो 2 है, तो मैं लिख देता हूं Na2। याद करने का तरीका बता रहा हूं। फिर एल्यूमिनियम कितने हैं सर? एल्यूमिनियम 2 है, तो मैं लिख देता हूं Al2।
ठीक है, फिर ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ 3 और यहाँ 1 बचा, तो कितने हो गए 4, सॉरी हाँ 4, तो ऑक्सीजन कितने हैं सर 4। अब देखो यहाँ पर एक सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, है ना, एक सिंपल अनुपात निकाल लो। तो जब तुम इसको निकालोगे, जब तुम ऐसे निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं लिखना है तुम लोगों को, है ना, इसकी अब इसको जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा सर, 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा 2Na देखो 2 कॉमन आ गया ना, उसमें 2 से डिवाइड हुआ तो क्या हो गया 2, तो 2NaLO2, 2NaLO2, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूं NaLO2 को सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बोलता हूं, सोडियम एल्यूमिनेट। ये जो बना इसको मैं बोलता हूं सोडियम, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं, यही लिख के आना है तुम्हें, ठीक है, ये तो सिर्फ ऐसे ही बताया मैंने, ठीक है, बट ये लिख कर आना है, तो क्या लिखोगे सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। हाँ भाई, ये जो बना ये क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये तो तुम्हें पता ही है जल बना, ये तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, ये तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आया, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुओं को खुले में रखने पड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो खुले में रखने पर क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है, क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल के, मैंने बताया था ना केरोसिन में हम इसे रखते हैं। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड तथा जैसी धातुएं के ऊपर सतह की, इनकी सतह पर क्या आ जाती है, ऑक्साइड। याद करो पिछले अध्याय में पढ़ाया था कि मैग्नीशियम की रिबन वाला हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करा था और मैंने तुम्हें बताया था कि वहां पर मैग्नीशियम की रिबन के ऊपर क्या होती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था ना मैंने, तो वहां पर क्या हो जाती है, मैग्नीशियम की रिबन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। उसको जलाने से पहले हमें उसे क्या करना चाहिए, रेगमाल से साफ करना चाहिए। तो वही है कि भाई जो मध्यम क्रियाशील धातु है, जो क्या है मध्यम क्रियाशील धातु है, वो क्या कर लेती है, एक ऑक्साइड की पतली परत चढ़ा लेती है अपने ऊपर। ये सारी चीजें इसको रीड करना है तुम्हें। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, जैसे मैंने बताया था, है ना, कठिनाई होती थी जलाने में। बर्नर की ज्वाला में लोह, देखो लोहा एकदम से ना अगर बात करें डायरेक्ट नहीं जलता, बट क्या करो कि तुम क्या करो, एक बर्नर लो, बर्नर में आग लग रही है, उसमें लोह चूर्ण डाल दो, क्या डाल दो, लोह चूर्ण डाल दो, तो जो आयरन है वो भी तेजी से जलने लगता है, ठीक है। कॉपर को अगर तुम गर्म करो, तो एक क्वेश्चन करवाया था मैंने कि कॉपर को तुम जब गर्म करते हो तो वो हो जाता है काला, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और फिर कॉपर ऑक्साइड का पुनः हाइड्रोजन का जब उसके ऊपर हम प्रवाह करते थे, तो हाइड्रोजन के संपर्क में आने पर वो वापस क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है ना। हाँ, तो मैंने फर्स्ट अध्याय में कराया था, तो मैं सारी की सारे लेक्चर्स को करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस शीट खत्म करो, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। बट ये सारी चीजें तुम्हें कवर करनी है, ठीक है। पिछला अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर आगे का बहुत दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें ये चीज आना है, इसीलिए पिछला भी आना चाहिए। तो देखो ये अभी तो समझ आ रहा है, मैं मान रहा हूं, बट तुम पिछला पढ़कर आओगे ना, तो इसमें जो फील आएगा ना, ठीक है, वो मजा ही रहने वाला आएगा, ठीक है। तो एकदम से थर्ड चैप्टर पर मत आओ, पहले फर्स्ट खत्म करो, फिर सेकंड खत्म करो, फिर थर्ड खत्म करो, ठीक है। हाँ भाई, अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जैसे मैंने बताया था, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड। अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल और देने की कोशिश करूं, ठीक है, हाँ भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देने की कोशिश करूं, तो जैसे मेरे पास जिंक है, क्या है, जिंक, ठीक है। अब जो जिंक है ZnO, ये भी एक तरीके से जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक, इसको बोलते हैं अपन जिंक ऑक्साइड, ठीक है। हाँ भाई, तो ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये भी है ना एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। मतलब अभी क्या है, ये धातु का ऑक्साइड है, तो ये क्षारीय प्रकृति का, किस प्रकृति का, क्षारीय, ठीक है। अब क्या करा है, इसकी HCl से अभिक्रिया करवा दी, किससे करवा दी, HCl से अभिक्रिया करवा दी। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों H पर प्लस, Cl पे माइनस, Zn पे +2, ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। हाँ, फिर क्या करो सर, इसके ऊपर 2 कर दो, क्योंकि प्लस माइनस क्या करने पड़ते हैं, इक्वल करने पड़ते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या करते हैं भाई, अब कर दो साहब, अब क्या करो, पहले वाले के प्लस को लिखो है जो हमारा Zn, जिसके ऊपर +2 आवेश है, और दूसरे वाले का माइनस लिखो जो है हमारा Cl, जिसके ऊपर -1 आवेश है। अब क्या कर दो, अब क्रेस क्रॉस कर दो, 1 यहाँ 2 यहाँ, क्या हो जाएगा, ZnCl2। ये बन गया मेरे पास जिंक क्लोराइड, जो एक तरीके से क्या है, लवण है, क्या है, लवण है, ठीक है भाई। अब मैं प्यारे बच्चों में तुम्हें बताऊं, और यहां पर देखो 2 H और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, ये बना लेगा 2H2O, 2H2O। अब मेरे प्यारे बच्चों,
अब इसकी जगह पर अगर मैंने ये ZNO ही लिया, बट यहां पर मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या ले लिया, यहां ले लिया मैंने क्या, देश रंगीला रंगीला, NaOH, क्या ले लिया, NaOH। अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या करेगा, सर वही बनाएगा। आपने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बहुत सिंपल है कि क्या करो, इसमें से पानी निकाल दो। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, मेरे को 2 हाइड्रोजन चाहिए, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए। अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, H2O। और बचा कुचा सारा लिख दो, तो बचा कुचा क्या है भाई साहब, सर यहां पर 2 Na है, यहां पर क्या है 2 Na है, ठीक है भाई, तो मैं लिख देता हूं Na2, ठीक है। फिर Zn कितने, सर Zn अकेला है तो Zn अकेला। फिर कौन है, सर ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन एक कहां है, एक यहां और एक यहां, तो कितने ऑक्सीजन है भाई साहब, इसमें है 2 ऑक्सीजन। ये बन गया सोडियम, क्या बना भाई साहब, सोडियम जिंकेट, क्या बना, सोडियम जिंकेट। सिंपल, कोई टफ है क्या, सोडियम जिंकेट क्या है यहाँ, लवण। अब यहां पर ये याद रखने की जरूरत है कि यहां ये क्षारीय जैसा एक्ट कर रहा था, बट यहां पर किसके जैसा कर रहा है, यहां ये अम्लीय प्रकृति का है। किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का। तो जब वो कोई उभयधर्मी ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्षार के जैसा बिहेव करता है, पर समझ रहे हो, पर वो जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो किस प्रकृति के जैसा बिहेव करता है, मतलब किसके जैसा बिहेव करता है, अम्ल के जैसा। किसके जैसा बिहेव करता है, अम्ल के जैसा। ये तो मैं पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये भी एक एग्जांपल आ गया उभयधर्मी ऑक्साइड का। हमसे तो एक उदाहरण पूछा था, हमने दूसरा भी चिपका दिया, दूसरा भी चिपका दिया। बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। हा 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 हा, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसे ऑक्साइड, बहुत है, देखें। हाँ भाई, तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है, देखें। चलो याद करो, पिछले अध्याय में ही पढ़ाया था, फिर से याद दिला देता हूं, मेरे प्यारे बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई देखो, मान लो, क्या मानो भाई, जैसे मेरे पास अधातु का एक ऑक्साइड है, मैं क्या करता हूं, सल्फर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाता हूं। बताओ क्या बनाएगा साहब, बनाएगा SO2। ये है एक अधातु, क्या है, अधातु। वो भी कौन सा है, वो है सल्फर, क्या है, सल्फर। और ये एक बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बना रहा है, आया। तो भाई साहब यहां पर जो सल्फर अधातु है उसने अपना क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया साहब, क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या करूं, ये बना। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सर कार्बन अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, क्या बनाया, CO2, खपाच, मजा आ गया, क्या बनाया, CO2, ठीक है सर। ये दोनों अधातु के ऑक्साइड है, बिल्कुल है, ये दोनों अधातु के ऑक्साइड हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये कैसे ऑक्साइड बनाते हैं ना, मतलब किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, वो हमें बताना है, वो हमें बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल बताऊं, तो ये जो है ना, ये जो होते हैं, ये होते हैं अम्लीय प्रकृति के। किस प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के, ठीक है। तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं साहब। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा, कैसे ये अम्लीय प्रकृति के है, यहां से ना H+ रिलीज हो रहा, ना OH रिलीज हो रहा, सॉरी H+ रिलीज हो रहा है, ये अम्लीय प्रकृति के कैसे पता चलेंगे। तो जब भी ऐसा लगे, जब भी ऐसा लगे कि मुझे दिख ही नहीं रहा भाई ये अम्ल है, तो क्या करें, कोई चीज दिख नहीं रही है, धुंधली धुंधली दिख रही है, तो क्या कर दो, पानी डाल दो। क्या डाल दो, पानी डाल दो। तो साहब जब मैं पानी डालूंगा तो आपने सिखाया SO2 पे जब पानी डालेंगे तो H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सामने, क्या बना, सर बना H2SO3। बताओ क्या ये अम्ल है या नहीं, बताओ ये अम्ल है या नहीं, क्या ये सल्फ्यूरस अम्ल है, बिल्कुल है, बना पानी, बना अम्ल। एक और सिखाऊं, सोचो तुम्हारे पास क्या होता, तुम्हारे पास CO2 होता, फिर इसके ऊपर तुम जब पानी डालते, कैसे डालते, पानी, पानी के साथ करवा रहे हो ना, पानी के साथ कंबाइन कर रहे हो, तो जैसे ही पानी डालोगे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन को सामने दो, क्या बन जाएगा, सर 2 हाइड्रोजन तो H2,
कार्बन आ जाएगा बीच में तो CO, सॉरी कार्बन आ गया, ठीक है। फिर कौन है, ऑक्सीजन कितने होगा 3, तो H2CO3। बताओ H2CO3 क्या है, अम्ल है ना। कौन सा अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। तो देख रहे हो ना, अधातु के ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और कुछ उदासीन भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं नाइट्रस ऑक्साइड की, N2O की, तो वो कैसा है, उदासीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो कैसा है, उदासीन है। समझ रहे हो ना। तो ऐसे अगर हम बात करें, इन सारी चीजों को तुम्हें पता होना चाहिए। तो अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, या तो अम्लीय होंगे या कैसे होंगे, उदासीन। कैसे होंगे, उदासीन। एग्जाम्पल से देखा हमने कैसा है, एग्जाम्पल से। इसके अलावा भी है, तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास SO3 होता है। क्या होता है, SO3 होता। जब तुम इसके ऊपर पानी डालते, क्या डालते, पानी डालते, तो पानी में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन देते, वो हाइड्रोजन को सामने फेंकते, बनता H2SO4। क्या बनता, H2SO4। बताओ किसका सूत्र है, बताओ किसका सूत्र है भाई। खनिज अम्ल पढ़े थे हमने, उसमें एक पढ़ा था अम्लों का राजा कौन था, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन था, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सारे अगर तुम देख पा रहे हो, तो सारे के सारे जो अधातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, साहब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं भाई आंसर को इसके। तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके दो प्रकार के ऑक्साइड्स बनाती हैं, अम्लीय और उदासीन, ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके सहसंयोजी ऑक्साइड बनाती है, जो पानी में घुलकर कैसे बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। सहसंयोजी यौगिक वो होता है ना, जिनमें परमाणुओं के बीच में क्या होता है भाई, एक तरीके से शेयरिंग होती है। अभी हम पढ़ने वाले उसे, ठीक है। हाँ, बस अभी ये समझ सकते हो कि परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, वो हमें पता होना चाहिए। उदासीन ऑक्साइड कुछ अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कैसे बनाते हैं, उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण के लिए बता देता हूं, जैसे N2O, ठीक है। कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। क्या होती है भाई साहब, कौन कौन से बताए, जल्दी से बताओ कौन कौन से हैं साहब। N2O बोला, जिसको तुम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है ना, इसी को अपन लाफिंग गैस भी बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, N2O या CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो जो N2O है ना, इसको अपन बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस, मतलब हंसने वाली गैस होती है। हाँ भाई, इसको अपन लाफिंग गैस बोलते हैं। कभी पूछ ले तुम लोगों से तो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या बात है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। बहुत अच्छे, अगला देखते हैं। हे भगवान, मजा आ गया। अगला देखते हैं कि एक तत्व A है। अच्छा भाई, सुन लिया। कैसा है, मुलायम है, सॉफ्ट है, उससे चाकू से काटा जा सकता है। यही लाइन ने तो काम बिगाड़ दिया, ऐसे सीख गए होगे तुरंत। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है। तो भाई वायु में बहुत अत्यधिक क्रियाशील है, मतलब क्रियाशील तो श्रेणी में कहां पर होगा, टॉप पर। कहां पर होगा, टॉप पर। और चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ये जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है, मतलब है ना, मतलब एक तरीके से है ना, विग्रसली रिएक्ट करता है ना, प्रचंड अभिक्रिया करता है। और निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए, भाई कौन हो सकती है वो हमें बताना, ठीक है। तो भाई चाकू से काट सकते हैं, मुलायम है, और सबसे अधिक क्रिया, मतलब बहुत अधिक क्रियाशील है। तो ये आंसर अगर मैं बात करूं, तो तुम अगर क्रियाशीलता श्रेणी देखो तो क्या आती थी, काना का मंग। तो काना ना जो है पोटेशियम, सॉरी सोडियम, Na। तो जो सोडियम, पोटेशियम के बाद कौन आता था, सोडियम, है ना। काना, तो ना मतलब सोडियम। और जो सोडियम है वो बहुत क्रियाशील है। क्या है, बहुत क्रियाशील है ना। इसको चाकू से काटा जा सकता है, मैंने तुम्हें बताया, ये सॉफ्ट मेटल होती है, ठीक है। ये वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील होती है। क्यों भाई, तुरंत मैंने बताया था कि वायु के साथ मिलकर ये ऑक्साइड्स बना सकते हैं। ये वायु में उपस्थित नमी के साथ ये मिलकर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। तो जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात हो जाती है अपने लिए, है ना। अभी देखना, सोडियम को फोड़ के अपन फोड़ेंगे एक बार क्लास में जरूर, ठीक है। ये जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करता है। और ये क्या बनाता है, अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊं, तो जैसे मैंने सोडियम ले लिया। क्या ले लिया, सोडियम। अब सोडियम की जब तुम पानी के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या करोगे, पानी को ऐसा लिख लो HOH, ठीक है। अब H के ऊपर प्लस होता है, OH पर माइनस, Na पर क्या होता है, प्लस। ये Na क्या करेगा, इस H को उठा के फेंकेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा साहब, बन जाएगा
NaOH क्या बन जाएगा, NaOH। बट क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन निकल गया सर, सॉरी एक हाइड्रोजन क्या कर गया, निकल गया। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन अकेला निकल नहीं सकता, हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, हमेशा H2 के फॉर्म में। तो जब ये मेरे को 2 चाहिए तो ये 2NaOH लेना पड़ेगा, फिर ये भी डबल होगा 2HOH, फिर ये भी डबल होगा। तो ये जो अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रचंड अभिक्रिया कर रहा है। ये कैसा है, सॉफ्ट है, क्या है, सॉफ्ट है, नरम है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नरम है, ठीक है, मुलायम है। ये जल है, इसके साथ ये देखो एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, तुम्हें लोगों को समझ में आना चाहिए, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, पक्का। हाँ भाई, एक और कंसेप्ट में तुम्हें सिखाता हूं, जैसे कि अधातुओं के अपन ने ऑक्साइड्स देखे थे ना, अम्लीय उदासीन होंगे। धातुओं के कैसे होते हैं, तो धातु के क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातु के ऑक्साइड, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, कैसे होते हैं, ये होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं, क्षारीय। सर उदाहरण देके समझाओ, इधर देख, मान ले तेरे पास क्या होता, तेरे पास होता कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब कैसे पता चलेगा ये क्षार है, क्या डाल दो, पानी डाल दो भाई साहब, ले लो HOH, क्या ले लो, HOH, Ca पे +2 और O के ऊपर -2। अब जैसे ही H प्लस इसके पास आया तो -2 + 1 क्या हो गया, एक OH पे माइनस और इस पे माइनस, तो 2 OH माइनस वाले बन गए और Ca एक प्लस वाला बन गया। तो मैं बोल देता हूँ Ca के ऊपर +2 है और OH 2 है, तो इन दोनों के ऊपर -2 है। ये जो बनाना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बनाना, ये कैसी प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। तो धातु के ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये तुम लोगों को थोड़ा सिखाना था और ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, पक्का। हाँ भाई, भूलोगे तो नहीं, हाँ भूलना नहीं, रिवाइज करते रहो तो मजा आएगा। अच्छा भाई साहब, क्या बात है, अच्छा प्रश्न आ गया कि गर्म जल को टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण लिखिए। समझ रहे हो कि भाई साहब, जब गर्म जल को टैंक बनाने, मतलब गर्म जल का जब हम टैंक बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तांबे का। किसका, तांबे का। इस्पात का क्यों नहीं करते, स्टील का क्यों नहीं करते, ये बताओ भाई। आप देखो, दिखाते क्या होता है भाई, गर्म जल है, क्या है, गर्म जल है। अब गर्म जल है तो जब भाई अभिक्रिया कर सकता है, वो उस मतलब सारी अभिक्रिया, मतलब गर्म जल है तो गर्म जल अभिक्रिया करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ। तो जब भी याद रखना है कंसेप्ट किसका, ये कंसेप्ट याद रखना, जो धातु होती है, ठीक है, धातु जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके दो चीज कर सकती है, या तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी, क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड बनाएगी, ठीक है, या फिर क्या बनाएगी, या बनाएगी ऑक्साइड, क्या बनाएगी, ऑक्साइड, ठीक है। जैसे अभी पिछले अपन ने सोडियम का एग्जांपल देखा, पानी जैसे ही डाला क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पक्का। और क्या भाई, कौन सी गैस रिलीज होगी, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, ठीक है, सीख गए हम। बट मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्या होता, अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर मैं कॉपर ले लेता, क्या ले लेता, कॉपर, और कॉपर की मैं किसके साथ अभिक्रिया करा देता, H2O के साथ, है ना। कॉपर क्या होता है, कॉपर ले लेता, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा देता, क्या बन जाता, सार बन जाता। कॉपर जो है उसके ऊपर +2 ले लेते हम, और हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, पर 2 है तो +2, और O के ऊपर -2, समझ रहे हो ना। अब क्या करेगा ये Cu, इसको उठा के फेंक देगा, बनेगा Cu, है ना, और प्लस H2, क्या बनेगा, Cu + CuO + H2, है ना। ये हम लिख देते, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये हम लिख देते, और ये गलत है, भूल गए इतनी जल्दी। पिछला अध्याय में मैंने पढ़ाया था, पिछला अध्याय मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में मैंने विस्थापन अभिक्रिया करवाई थी। तो विस्थापन अभिक्रिया में मैंने ये बताया था कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करेगा। यहाँ कॉपर हाइड्रोजन से क्रियाशील होता है, नहीं, कॉपर हाइड्रोजन से क्रियाशील नहीं होता। हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो ये मत सोचना भाई, ठीक है, हाँ, तो ऐसा मत करना कभी। तो हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर सकता है, जो अधिक क्रियाशील है। यही कारण है कि कॉपर कम क्रियाशील है, तो वो भाई जल में से हाइड्रोजन विस्थापित ही नहीं कर पाएगा।
मतलब गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। बट इसकी जगह पर तुम क्या ले लेते हैं, आयरन। क्या ले लेते हैं, आयरन। जैसे कि अगर मैं बताऊं कॉपर ठंडे पानी, गर्म पानी या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता, नहीं करता, हालांकि लोहा अभिक्रिया कर लेता है। आयरन जो है भाई, स्टील में क्या है भाई, दो चीज का तो मिश्रण है स्टील। पहला क्या है, कार्बन, और दूसरा क्या है, लोहा। ठीक है, हाँ, कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या होता है, आयरन। मेनली क्या होता है, आयरन, लोहा। तो लोहा भाई अभिक्रिया कर लेता है। और भाप के साथ यदि गर्म पानी टैंक, स्टील है ना, लोहे का एक मिश्र धातु से बने होते हैं, तो लोहा गर्म पानी से बने भाप के प्रतिक्रिया से अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे उसे क्या करने लगता है, क्षय कर देता है। क्या कर देता है, क्षय कर देता है। अगर मैं तुम्हें बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम लोगों को, अगर मैं एक चीज शेयर करता हूं कि जो Fe होता है, Fe के ऊपर दो आवेश होते हैं, एक होता है +2 और Fe के ऊपर एक होता है +3। कौन सा होता है, एक होता है +2 और एक होता है +3। तो देखो जब इसके साथ H2O अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो H के ऊपर कितना होता है भाई, 2 है तो +2, इसके ऊपर -2। अब क्या करेगा, Fe उठा के फेंक देगा, क्या बनेगा, FeO प्लस हाइड्रोजन निकल गई। बहुत बढ़िया। अब Fe+3 है, इसके साथ जब अभिक्रिया करोगे तो खुद सोचो क्या करें भाई साहब, सर इसके ऊपर होता है -2, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +3। अब क्या कर दे, अब कर दो प्लस माइनस इक्वल। क्या कर दो, प्लस माइनस इक्वल। क्या कर दे, 2 यहां ले आओ जो बन गया, 3 यहां ले जाओ जो बन गया। समझ गए ना, ऐसे ही करते थे। अब क्या कर दें, अब सर पहले वाले के प्लस को लिखो, वो कौन है भाई साहब, वो है हमारा कौन, Fe। Fe के ऊपर +3 है सर, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2। क्या है, -2। बताओ 2 यहाँ 3 यहाँ, क्या जाएगा, Fe2O3। क्या जाएगा, Fe2O3। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर क्या निकल जाएगी सर, 3 हाइड्रोजन निकल जाएगी प्लस 3H2। तो ये दोनों अभिक्रियाएं पॉसिबल होती। क्यों, क्योंकि मैंने इसीलिए तुम लोगों को मतलब डी ब्लॉक के जो बीच में जो आवर्त सारणी पिछला पहला अध्याय पढ़ा रहा था, तो बीच में वो तत्वों को क्यों छोड़ दिया था हमने, वो इसलिए छोड़ा था मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि उनके ऊपर है ना आवेश क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। मतलब +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। समझ रहे हो, हाँ। तो वैसे ही तुम लोगों को याद रखना है, जब देखो दोनों केस पॉसिबल है, अब दोनों केस पॉसिबल है तो क्या करें सर, अब हम क्या लिखें, हम एग्जाम में क्या लिख कर आए, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। बताओ एक Fe है और 2 Fe है, कितने Fe है, 3 Fe है। क्या बात है, ठीक है। फिर पानी कितने होगा, एक H2O है, 3 H2O है, तो कितने होगा, 4 H2। ठीक है, ये तुम्हारी बुक के अंदर दी हुई है। फिर एक FeO और Fe2O3, तो FeO मतलब Fe कितने होगा, देखो सर Fe होगा 3, 2 ये और 1 ये, तो होगा Fe3। और ऑक्सीजन कितने होगा, 1 ये और 3 ये, क्या होगा, Fe3O4। और हाइड्रोजन कितने होगा, 1 हाइड्रोजन ये और 3 ये, क्या होगा, 4, 4H2। तो ये इक्वेशन तुम्हारे बुक में लिखी हुई है, ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हारे बुक में लिखी हुई है। बट वो आई कहां से, वो यहां से आई। आई कहां से, यहां से आई। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, हाँ। तो ऐसे अगर हम बात करें, ऐसे गर्म जल का मतलब अगर बात करें टैंक में अपन क्या यूज करते हैं, तांबे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तांबे का उपयोग करते हैं, ठीक है, ना कि आयरन का। क्योंकि आयरन भाई साहब अगर ले लिया, आयरन का टैंक बना दिया तुम होशियारों ने, तो क्या हो जाएगा कि भाई वो उसके अंदर जो पानी है, क्या है, पानी है, वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है या भाप के साथ अभिक्रिया कर सकता है। और क्या बनाएगा, और भाई साहब बना देगा हाइड्रोजन गैस, और धीरे धीरे उसका क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा। क्या होने लगेगा, क्षरण होने लगेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ भाई ना। अगला देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, जब धातु X को ठंडे पानी से अभिकृत किया जाता है, किससे करते हैं, ठंडे, मतलब भाई क्रियाशील धातु है। किस कैसी क्रियाशील, क्रियाशील धातु, समझ रहे हो ना, मतलब काना का मग, मतलब ऊपर की जो है ना काना, मतलब पोटेशियम सोडियम, इनमें से ही है क्रियाशील धातु, क्योंकि ठंडे पानी से अभिकृत कर रहा है। तो XOH बनता है। XOH मतलब मेरे प्यारे बच्चों की X के ऊपर प्लस होता है और OH में माइनस। एक क्लू ये मिल गया, समझ रहे हो, एक क्लू ये मिल गया कि इसके ऊपर प्लस और इस पर माइनस। अणुसूत्र कितना होता है, अणुसूत्र होता है भाई साहब 40। कितना होता है, 40 वाला एक क्षारीय लवण Y बनता है। कैसा लवण बनता है, क्षारीय, है ना, मतलब चीज जो बनेगी वो क्षारीय बनेगी। और एक Z गैस मुक्त होती है।
जो शीघ्रता से आग पकड़ लेती है, मतलब भाई खतरनाक गैस है जो शीघ्रता से क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। एक्स वाई तथा जेड को पहचानिए और इनके संबंध के बीच में अभिक्रिया लिखिए। देखो बहुत ही सिंपल है। अणुभार उसने क्या बोला है 40, क्या बोला है 40। तो पहले अपन एक्स का अणुभार निकाल, एक्स का परमाणु भार निकालने की कोशिश करते हैं। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है मैं तुम्हें अगर बताऊं तो हाइड्रोजन का होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है भाई साहब 16। कितना होता है 16। तो ये दोनों अगर मिल जाए तो कितना हो गया 23, कितना हो गया सॉरी 17, कितना हो गया 17, 17 भाई, 1 और 16 कितना हो गया 17। 17। तो भाई साहब अगर ये 17 है, कितना है 17, बताओ एक्स का कितना होगा, क्योंकि टोटल 40 है तो एक्स का कितना होगा, एक्स का कितना हो सर, एक्स का होगा 23। एक्स का कितना होना चाहिए भाई, एक्स का होगा 40, कितना होगा 40 माइनस 17 तो आ गया 23, 23 होगा भाई एक्स का। ठीक है, आप सिंपल समझ लो यहीं पर आंसर आ गया। कौन होगा 23 किसका होता है वो भी याद नहीं है तो खुद सोचो कि भाई ऊपर की सीरीज में अपन चलते थे तो क्या होता था कहा ना। ठीक है, पोटेशियम का क्या होता था बहुत ज्यादा होता है, पोटेशियम का होता है 39 परमाणु भार। ठीक है, बट अपने को 23 में कौन होता है सोडियम, सोडियम हो गया भाई। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं भाई क्षारीय लवण बनाते हैं, तो आंसर जो एक्स है हमारा वो है सोडियम, क्या है सोडियम। तो और दूसरा देखो, जब इसके साथ अभिक्रिया तुम करवाते हो तो खुद देखो एच ओ एच क्या करते थे, Na पर प्लस एच पर प्लस ओ एच पर माइनस, सर प्लस प्लस माइनस इक्वल है, निकाल देते थे NaOH प्लस एच, 2 के फॉर्म में निकलता था, फिर हम 2 ले लेते थे, 2 ले लेते थे, 2 लेते थे। क्यों भाई, क्योंकि हमको 2 हाइड्रोजन निकालनी है, H2 के फॉर्म में निकलता है ना। ये एक तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है भाई साहब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एक तरीके से क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम धातु, क्या है सोडियम धातु। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, सोडियम धातु है। ठीक है, जल है, कौन सी गैस है हाइड्रोजन गैस। तो जो एक्स हो गया वो सोडियम हो गया, फिर ठंडे जल के साथ करते हैं एक्स, ये एक्स ओ एच हो गया। ठीक है, ना 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 40 अणु भार एक क्षारीय लवण बनाता है। जेड मुक्त होती है, जेड कौन सी है भाई हाइड्रोजन गैस हो रही है ना मुक्त, जो अत्यधिक क्रियाशील है। सब है, बहुत सिंपल है, तुम लोगों को आसानी से आ गया होगा, बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों को, बन गया होगा इजीली। कैसे करा, सिंपल भाई, मोलिकुलर वेट से निकाला कि भाई ओ और एच का कितना होगा 17, और एक्स जो होगा वो 40 में 17 घटा दो बचे 23। 23 परमाणु भार किसका होता है, वो किसका होता है सोडियम का। दूसरा ये भी तरीका था कि भाई 2 ही हो सकते, या तो पोटेशियम हो गया या सोडियम होगा, बट पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा भारी है सोडियम के कंपैरिजन में। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। सामान्यतः जब धातुओं की अभिक्रिया खनिज अम्ल से की जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये याद रखना। ठीक है, हाँ सामान्यतः जब खनिज अम्ल की जो मतलब अगर बात करें अभिक्रिया किसके साथ की जाती है भाई, धातुओं के साथ की जाती है, तो कौन सी गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाँ ये बताया भी है। परंतु जब धातुओं में, ठीक है, इसको मैग्नीज और Mg को छोड़ दें, HNO3 से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। रीजन बताना है। तो देखो मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताऊं कि मान लो कोई धातु है, क्या है गई कोई धातु है। ठीक है, मान लो धातु है मेरे पास M, कौन है M, एक M धातु ले लेते हैं। तो M ने जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करी, किसके साथ अभिक्रिया करी HNO3 के साथ, तो मान लो उसने कुछ X बनाया, क्या बनाया X बनाया, और इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, कौन सी गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, ये हाइड्रोजन गैस निकल नहीं पाती। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि HNO3 है ना एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक, मतलब इसका भी वो ऑक्सीकरण कर देगा, क्या कर देगा ऑक्सीकरण, और इसको परिवर्तित कर देता है किसके साथ O2 के साथ अभिक्रिया करवाकर, किसमें H2O में, तो जल निकलता है। क्या निकलता है, जल निकलता है। तो प्रबल ऑक्सीकारक है भाई, तो क्या लिखते हैं HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, हाँ भाई, और ये खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और किसमें परिवर्तित होता है मुक्त हाइड्रोजन को किसमें बदल देता है, पानी में बदल देता है। मतलब बनता क्या है, पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है। मतलब एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी। ठीक है, हाँ भाई,
तो मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना कि ये क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जो हाइड्रोजन को भी क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है। बहुत बढ़िया, मजा आया। चलो, मिश्रातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। मतलब मिश्रातु क्या होता है भाई, एक तरीके से धातु धातु को मिक्स कर दो या फिर अधातु धातु को मिक्स कर दो। ठीक है, मिश्रण के हमने प्रकार पढ़े थे, एक तरीके से समांगी और विषमांगी होते थे। समांगी मिश्रण वो होता था जहां पर क्या होता था, एक समान वितरण होता था। अगर पिछली कक्षा याद हो तो वहां पर समांगी मिश्रण क्या होता था, एक समान वितरण होता था। जैसे कि पानी में नमक को डाल दो क्या होता था, पानी में नमक जो होता है वो क्या हो जाता था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, एक समान वितरित हो जाता था। उस मिश्रण को अपन बोलते थे समांगी मिश्रण। वैसे धातुओं का अगर बात करें, एक मिश्रण भी है ना, मिश्रातु जो होता है वो भी एक क्या है, एक समांगी मिश्रण है ना। अब इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु उसके अवयव में एक धातु रखती है ना। तो इसका बहुत सिंपल है। अगर मैं बात करूं किसकी, पीतल की, किसकी बात करूं, पीतल की, तो पीतल के अंदर क्या क्या होता है, पीतल के अंदर होता है देखो, कॉपर होता है और होता है जिंक। क्या होता है, कॉपर होता है और क्या होता है, जिंक। ठीक है, अगर मैं बात करूं कांसा की, किसकी बात करूं, कांसा की, तो कॉपर और होता है टिन। क्या होता है, टिन, जो होता है एसएन। ठीक है, अमलगम में क्या होता है, जैसे कि सोडियम अमलगम में कोई भी एक धातु ले लेते हैं, उसके साथ क्या होता है, पारा। क्या होता है, पारा। और स्टील जो होता है, स्टील में होता है आयरन और होता है कार्बन। क्या होता है, आयरन और क्या होता है, कार्बन। ठीक है, हाँ भाई। तो बेसिकली हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। ठीक है, हाँ भाई, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक, हाँ। अब अगला देखते हैं, एक्स तथा वाई के मध्य, ठीक है, एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया पर जेड बनता है। क्या बनता है, जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि भाई इस इनमें कौन सा यौगिक बन रहा है। हाँ भाई, तो चलो भाई, इसको डिस्कस करने से पहले है ना, मैं तुम्हारे साथ एक कंसेप्ट शेयर करता हूं। क्या शेयर करता हूं, कंसेप्ट शेयर करता हूं। इधर देख, तो क्या होता है, अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताऊं, दो प्रकार के यौगिक होते हैं। पहला जो यौगिक होता है वो होता है आयनिक यौगिक। क्या होता है, आयनिक यौगिक। ठीक है, अब आयनिक यौगिक है ना, सामान्यतः, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, सामान्यतः, ठीक है, हाँ, सामान्यतः किसके बीच में बनता है, धातु प्लस अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच। ठीक है, हाँ भाई, देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक सोडियम धातु है। क्या है, एक सोडियम धातु। तो बताओ धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है, धातु होती क्या है, तर जो इलेक्ट्रॉन दे। धातु क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन दे। तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। सोडियम ने क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन आया ऐसे करके, और क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। बताओ क्या बना, सर Cl माइनस बना। क्या बना, Cl माइनस बना। अब इसको जोड़ दो, देखो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब अगर हम बात करें इन दोनों को जोड़ना है तो ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में होना चाहिए। तो देखो क्या लिखोगे, Na प्लस Cl। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो Cl होता है ना, ठीक है, Cl जो होता है वो अकेला रह नहीं सकता, वो Cl2 के फॉर्म में रहता है। तो अपन दो यहाँ लेंगे, फिर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, फिर दो यहाँ आएंगे, फिर जब दो Cl हैं तो दो Na आएंगे, फिर दो Na आएंगे, फिर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस Cl को ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखेंगे अपन। कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, Cl2 के फॉर्म में रहता है ना Cl, ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि 2Na प्लस Cl2 क्या बना रहा है, 2NaCl क्या बना रहा है, 2Na प्लस और Cl माइनस, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 2NaCl। तो यहां पर एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन मतलब
अगर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊं, ये सामान्यतः किसके बीच में बनता है? धातु अधातु के बीच में। और जहां इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, क्या होता है? स्थानांतरण होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। उस यौगिक को मैं बोलता हूं आयनिक यौगिक। क्या बोलता हूं? आयनिक यौगिक। बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस Na के ऊपर प्लस था, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो कितने? दो Na ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं तुम्हें बहुत एग्जांपल बताऊं। देखो Na जो होता है, ठीक है, Na एक परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दिया क्या? नहीं, बहुत सारे परमाणु ने दिया, तो काफी सारे Na प्लस बनते हैं। और ऐसे ही कई सारे Cl माइनस होंगे, है ना। एक Cl ने थोड़ी लिया होगा इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे Cl ने लिया होगा, तो कई सारे Cl माइनस इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और ये आपस में मिलकर एक चीज बना लेते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? ये क्रिस्टल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करते हैं? क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। क्रिस्टल का निर्माण कैसे? कि अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, तो मान लो ये रूम है। कैसा है? एक रूम है, ठीक है। अब इस रूम के बीच में मैंने एक सोडियम बीच में रख दिया, तो इसके पास देखो, अगर तुम बात करोगे, ये सोडियम, इस तरफ Cl, एक यहां Cl, एक ऊपर Cl, एक नीचे Cl, एक आगे Cl, एक पीछे Cl। मतलब एक सोडियम जो है, सोडियम प्लस आयन जो है, वो 6 Cl माइनस से घिरा हुआ है। समझ पा रहे हो? 6 की 6 तरफ क्या है? Cl माइनस है, और एक Cl माइनस 6 सोडियम प्लस से घिरा हुआ है। तो एक ऐसा जटिल जो स्ट्रक्चर बनता है, एक जटिल संरचना बनती है, उसको मैं बोलता हूं क्रिस्टल। क्या बोलता हूं? क्रिस्टल। ठीक है, जहां पर सारे के सारे आयंस जो है प्रॉपर अरेंजमेंट में है ना, एक व्यवस्थित रूप से क्या है? व्यवस्थित है। समझ रहे हो? तो उससे मैं कहता हूं क्रिस्टल। और क्रिस्टल कौन बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब क्या होता है बेटा, कि जो क्रिस्टल के अंदर जो आयन होते हैं, क्या होता है? जो क्रिस्टल के अंदर जो आयन होते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण फोर्स होता है ना, आकर्षण बल होता है बहुत ज्यादा। तो अब बताओ, अगर आयनों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, ठीक है, तो पहली बात तो वो क्या होना चाहिए? वो होंगे ठोस, क्योंकि भाई जो वो होंगे पास पास होंगे। फिर दूसरा क्या होगा सर? उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण बल तो ठीक है, मान लिया। उनके बीच में एक चीज और होगी। वो क्या होगा? कि सर इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होंगे? उच्च होंगे। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल उच्च होते हैं। ये ठोस होते हैं, ये उच्च, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, जैसे कि और एग्जांपल देने की कोशिश करें, तो एक धातु एक अधातु होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सामान्यतः किसके बीच में बनता है? धातु अधातु के बीच में बनता है। कुछ धातु ऐसे भी होती है जो सहसंयोजी यौगिक बनाती है। कई सारे, मतलब फ्यूचर पढ़ते हैं अपन, फ्यूचर में पढ़ते हैं, हायर क्लास में पढ़ते हैं। फिर मैं बता देता हूँ, जैसे कई सहसंयोजी यौगिक ऐसे होते हैं जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो सब अपन आगे पढ़ते हैं, लेकिन अभी इतना ही याद रखना है कि आयनिक यौगिक सामान्य इसके बीच में बनता है धातु और अधातु के मध्य, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ये क्रिस्टल नाम की एक संरचना का निर्माण करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च। अगर मैं बात करूं, एक्स वाई के मध्य अभिक्रिया हुई, ठीक है, और अभिक्रिया में Z बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है, जबकि वाई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मतलब एक्स जो होगा और वाई जो होगा, एक्स ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया? एक्स वाई। और बेसिकली अगर तुम देखो तो एक्स के ऊपर प्लस है और वाई के ऊपर माइनस है, ठीक है। और जो एक्स वाई है, ये दोनों ने मिलकर बनाया, ये क्या बनाया? Z बनाया। क्या बनाया? Z। ठीक है, इसको Z ही लिखो, है ना। अपने को ये नहीं पता है कि भाई किसकी क्या वैलेंसी, तो अभी ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या बनाया? Z बनाया। क्या बनाया? Z। अब Z बनाया तो ये बन गया भाई, सिंपल है। कौन सा बंध बना होगा? आयनिक यौगिक बना होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण Z नहीं दर्शाता? भाई ये आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। क्यों आयनिक यौगिक है बताओ भाई? क्योंकि सर उसके बीच में क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो भाई उच्च गलनांक होगा, बिल्कुल होगा। उच्च गलनांक होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, हाँ भाई। फिर गलित अवस्था में विद्युत का चालन होगा भाई। देखो बताते हैं कैसे। कि अगर मान लो मेरे पास NaCl है, क्या है? NaCl, तो ये एक आयनिक यौगिक है। Na के ऊपर प्लस, Cl पे माइनस। अभी बताओ, जब ये ठोस अवस्था में, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, क्या ये विद्युत का चालन कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने पिछले अध्याय में पढ़ाया था कि भाई आयनिक यौगिक जो होते हैं वो भाई ठोस अवस्था में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकते? आयन। आयन नहीं बना सकते। जैसे ही मैं अगर NaCl को पानी में डाल दूंगा, किस में डालूंगा? पानी में डालूंगा। तो जैसे इसमें पानी में डाला तो ये पानी मेरा, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, फिर Na प्लस
और Cl माइनस। तो ये आयन क्या हो गया, विभक्त हो गया ना, आयनों में विभक्त हो गया। अब क्या आयन मूव कर सकते हैं? अब क्या आयन मूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो जहां आयन मूव कर सकते हैं, ठीक है, जहां आयन मूव कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने को पता होना चाहिए। तो जहां आयन मूव कर सकते हैं वहां आवेश बह सकता है, और जहां आवेश बह सकता है वहां विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है। तो ये गलित अवस्था में क्या करते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? गलित अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी करेक्ट है। और अगर मैं प्यारे बच्चों ये बताऊं कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, बट क्या होता है, इनका निम्न गलनांक नहीं होता। और नहीं होता तो अपने से क्या पूछा था भाई, निम्नलिखित में से कौन सा z का गुण नहीं दर्शाता? तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस इज करेक्ट, है ना, कि भाई कौन सा नहीं दर्शाता है भाई, इनका तो उच्च गलनांक होता है, निम्न गलनांक थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ी सी बातें पता होनी थी आयनिक यौगिक के बारे में। तो चलो थोड़ा सा और मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि भाई किसी आयनिक यौगिक का फॉर्मूला कैसे लिखें। मान लो तुमसे बोल देता कि भाई मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम और क्लोराइड बना लो, तो Cl के ऊपर माइनस, Mg पे कितना होता है +2 और Cl पे -1, 1 यहाँ 2 यहाँ, बन जाएगा MgCl2। एक धातु दूसरी अधातु क्या बन गया, आयनिक यौगिक। क्या बन गया, आयनिक यौगिक। एक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों सहसंयोजी यौगिक। कौन से यौगिक होते हैं? सहसंयोजी यौगिक, जिनको अपन कोवलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। देखो ये क्या होता है मैं बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती, ठीक है, हाँ, साझेदारी होती है। कैसे साझेदारी होती है, देखो सुनो, एक बात बताओ, अगर तुम्हें कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन याद हो तो मैं तुम्हें कार्बन का याद दिलाता हूं। वो क्या होता था, इसका होता था सर 2,4। या याद भी ना हो तो मैं एक चीज दिला देता हूं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 2,4। ये जो 4 आया है ना, इसको मैं बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलता हूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन। या फिर ये भी ना याद हो तो मैंने पिछले मतलब फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने तुम्हें ट्रिक सिखाई थी कि किसी की भी संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन तुम निकाल सकते थे। ठीक है, हाँ, इसलिए बोला था ना फर्स्ट वीडियो जरूर देख कर आया करो। फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। तो ये क्या करता है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,6। क्या आएगा, 2,6, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 2,6। ये आ गया। अब बताओ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको कितने की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4। कितने की जरूरत है, 4। तो ये क्या करेंगे, आपस में साझेदारी करेंगे। अब कैसे करेंगे मैं सिखाता हूं। क्या होगा भाई, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सर, 4 की, और ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है, 2 की। तो कार्बन आएगा भाई साहब बीच में, ये आ गया। और कार्बन है ना, कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन आएंगे। अब ऑक्सीजन बोलेंगे कि मेरे पास है ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। मेरे को 2 की जरूरत है। तो ऑक्सीजन क्या कहेगा कि भाई साहब मैं एक काम करता हूं, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख देता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन रख देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख देता हूं। रख दिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन, या कार्बन ऑक्सीजन की है, वैसे ही ये वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख दिए। समझ रहे हो, हाँ भाई, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया उसने, सामने रख दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पर क्या कर दूं मैं, देखो, अब ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन के पास कितने की जरूरत है, 4 की, और 4 इसके पास पहले से ही है। तो कार्बन क्या कहेगा, कार्बन ये कहेगा कि भाई साहब अगर तुम 2-2 इलेक्ट्रॉन मेरे सामने लेकर आ रहे हो तो मैं भी अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन सामने रख देता हूं। समझने की कोशिश करना। अब क्या करेगा, यहां पर आएगा एक पुलिस वाला। कौन आएगा, पुलिस वाला। पुलिस वाला बोलेगा कि भाई तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन कहां हैं। तो ये बोलेगा ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। और ये वाले ऑक्सीजन से पूछेंगे तो ये बोलेगा 8 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। समझ रहे हो ना, हाँ। और जब कार्बन के पास कोई जाकर पूछेगा कि तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन कहां हैं, तो कार्बन बोलेगा ये 8 इलेक्ट्रॉन मेरे हैं। देखो मतलब क्या किया कि हमने 2 करोड़ तुमने दिए, 2 करोड़ मैंने दिए, और हम दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोली जिसका वैल्यूएशन कितना है, मतलब जिसकी वैल्यू क्या है, 4 करोड़। कितनी है, 4 करोड़। अब मेरे को कोई रास्ते में मिलेगा तो मैं तो यही बोलूंगा ना मेरी कंपनी है वो 4 करोड़ की है। अब उसको ये थोड़ी पता कि 2 करोड़ मेरी पार्टनरशिप है और 2 करोड़ तुम्हारे लोगों की पार्टनरशिप है। वही तो है कि दोनों ने इलेक्ट्रॉन डाले और दोनों की दोनों अपना क्या बता रहे हैं, अपना हक बता रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या बोलते, यहां पर अपन इलेक्ट्रॉन बंद बना देते हैं ऐसे करके।
इलेक्ट्रॉन बंध क्या होते हैं भाई एक तरीके से, या फिर रासायनिक बंध क्या होते हैं, जो परमाणुओं को क्या करते हैं, बांध कर रखते हैं ना, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कार्बन और ये दो बंध, तो ये दो बंध ऑक्सीजन, ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस देखो, इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सिंपल है। और भी बना सकते हो, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा एग्जांपल बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, जैसे अगर तुम्हें मान लो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि तुमने ले लो CH2 या NH3 ले लो, क्या ले लो, NH3, NH3। अब मैं तुम्हें एक क्लू देता हूं कि हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना चाहता है, दिखाते हैं भाई। अब क्या करोगे, नाइट्रोजन कहां है सर, नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन का भाई समूह क्रमांक कितना होता है, 15, याद करो। तो 15 में से 10 गए, बचे कितने, 5। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आया भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके, कि ये तुम मेरा, ये तुम मेरा, और ये तुम मेरा, दिख रहा है, या हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लाया। अब भाई नाइट्रोजन का क्या फर्ज बनता है, नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा, ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई, और ये क्या करेगा, अब भाई नाइट्रोजन के पास होते कितने हैं, 5 टोटल, तो ये दूसरा 4 और 5। अब क्या करेगा, जो नाइट्रोजन होगा सर, सॉरी हाइड्रोजन होगा, बोलेगा ये 2 मेरे हैं, या हाइड्रोजन बोलेगा 2 मेरे हैं, या हाइड्रोजन बोलेगा 2 मेरे हैं, और नाइट्रोजन क्या बोलेगा, ये 8 की 8 मेरे हैं। जिसको देखो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए, और हाइड्रोजन का 2 में ही कंप्लीट होता है। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, बस तुम्हें यह पता होना चाहिए कि किसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, और वो कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर में से -10 कर दो, पी ब्लॉक में हम वही करते थे, है ना। तो पहला अध्याय में मैंने यही सिखाया था तुम लोगों को, ठीक है, हाँ फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें यही सिखाया था, और वो चीज तुम्हें आना चाहिए। अभी भी वही सीख रहे हैं अपन, टेंशन की बात नहीं है, बट चीजें समझने की कोशिश करो। अच्छा यही अगर मैं बात करूं Mg की, तो देखो अगर तुम्हें मैग्नीशियम का पता हो कॉन्फ़िगरेशन, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो मैग्नीशियम क्या आएगा भाई 2,8,2। पर वैसे ही अगर तुम लो किसको भाई, क्लोरीन को, तो क्लोरीन कितने हैं भाई, क्लोरीन है 2। अगर क्लोरीन का लिखोगे तो लिखोगे 2,8,7, इसका 17 होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 क्लोरीन के पास आ जाते हैं, कितने क्लोरीन के पास आ जाते हैं, 2 क्लोरीन के पास, और क्या बन जाता है, बन जाता है Mg, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है कितना 2,8, है ना, और Cl2 जिसका क्या हो जाता है 2,8, और देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो हो गया 8। कैसे, 2 Cl थे ना, तो 2 Cl के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आए, साथ में एक एक 8 हो गए, ये बन गया भाई। तो इस तरीके से है ना, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। जैसे कि अगर मैं बताऊं मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन यहां दे देता है ऐसे, किसको दे देता है, एक Cl, ये Cl के पास पहले से कितने थे बताओ, बताओ भाई कितने थे सर, 7। अच्छा ये 6 हो गए, ये 7। अब 8वां इलेक्ट्रॉन किसने दिया बताओ, 8वां इलेक्ट्रॉन किसने दिया, इस Mg+2 ने, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक और Cl होगा, एक और क्या होगा, Cl होगा, एक और Cl के पास कितने होंगे सर, ये Cl 1 2 3 4 5 6, और ये 7। अब 8वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 8वां इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होगा, ये वाला। ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन कहां से आया, मैग्नीशियम ने दिया, किसने दिया, मैग्नीशियम ने दिया। तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, क्या हो रही है, साझेदारी, ठीक है। हाँ तो ऐसे तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कभी आ जाए तो इस तरीके से बनाई जाती है ना, ये बनाई गई, ठीक है, हाँ भाई ठीक है, तो अपने को बनानी है पक्का। चलो अब और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं भौतिक प्रकृति की अगर बात करें तो क्या होता है, धन एवं ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण के कारण, बल के कारण ये यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, मतलब क्या होता है, भुरभुरे से टाइप के, ठीक है। हाँ तथा दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है, जैसे दबाव डालोगे बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड नमक ना, नमक की कैसी प्रकृति होती है वैसा देख लो। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होंगे भाई, उच्च होंगे, आकर्षण बल ज्यादा है, अंतर आयनिक बल जो है वो ज्यादा है।
घुलनशीलता भाई पानी में घुलते हैं, बिल्कुल घुलते हैं, नमक को घोल के देख लो पानी में घुलते हैं। ठीक है। और केरोसिन वगैरह में है ना, आदि पेट्रोल जैसे विलायकों में क्या होते हैं, अविलय होते हैं भाई, केरोसिन वगैरह में नहीं घुलते। विद्युत चालकता की बात करें, ठोस अवस्था में नहीं करते है ना। और अगर जैसी जलीय विलयन लगाओगे, जलीय जल में डालोगे, ठीक है, तो उसमें आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, विद्युत की चालन करते हैं, विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही एक प्यारा सा कंसेप्ट था जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। आयनिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जहां पर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जहां इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक है। और सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है। क्या होती है, साझेदारी होती है। ठीक है। हाँ भाई। अब अगर मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है, कौन आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक कौन होते हैं, जो भाई जिसमें धातु हो और एक अधातु हो। धातु क्या होती थी, याद करो, जो समूह क्रमांक 1 और 2 में पाई जाती थी ज्यादातर। पोटेशियम भी एक धातु है ना, सोडियम भी एक धातु है, ठीक है, हाइड्रोजन एक अधातु है, ठीक है, और क्लोरीन में अधातु। तो अधातु अधातु के मध्य क्या बनता है, अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं, अधातु अधातु के मध्य क्या बनता है, तय संयोजी बन। मैं लिख देता हूं, है ना, इसमें क्या होता है, अधातु प्लस अधातु। ठीक है। हाँ, यहाँ पर जैसे कि तुम देखोगे, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, तो भाई सहसंयोजी बंध। नाइट्रोजन हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध, समझ रहे हो ना। तो अधातु अधातु के मध्य क्या बनता है भाई, हमारा धातु अधातु के क्या मध्य क्या बनता है, सहसंयोजी बंध। तो ये धातु धातु आ गई, ये दोनों क्या हो गए। ठीक है। हाँ, धातु प्लस अधातु लिख दो यहाँ। ठीक है। तो ये भी क्या, धातु प्लस अधातु। और ये क्या है भाई, ये सहसंयोजी हो गए। ठीक है। सहसंयोजी क्यों हो गए, क्योंकि दोनों अधातु है। तो ये पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कौन कौन से ऑप्शंस हो जाएंगे अपने, तो सर पहला और चौथा जो है वो आयनिक यौगिक है ना। ये सेकंड और थर्ड जो है वो क्या है, कोवेलेंट है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट होने वाला है ना। ये कौन से यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक है। क्यों सहसंयोजी यौगिक है, क्योंकि इन दोनों में अधातु प्लस अधातु। बट हाँ कि HCl भी है ना, आयन बना लेता है, बट दोनों अधातु है ना, तो ये यहाँ पे भी शेयरिंग ही होती है। भले वो एक तरीके से होता हो, लेकिन जली विलयन में भले वो आयंस बना लेता है, लेकिन वहां पर शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना। अगला सुनो भाई, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। ठीक है। खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, जब हमारे पास घर घर में लोहा आता है या आसपास तुम देखते हो कि लोहा पड़ा होता है, वो कैसे आता है भाई सर, वो एक तरीके से भूपर्पटी में खनिज जो मिलते हैं, खनिज क्या होते हैं ना, वो सारी चीज है ना जो कहाँ पर मिलती है, हमारे भूपर्पटी पर मिलती है, वो सारी की सारी चीज क्या कहलाती है, खनिज कहलाती है। आप खुद सोचो, है ना, खनिज का तो ये हम समझ गए कि भाई भूपर्पटी पे पाई वाली चीज। मान लो कि भाई तुम्हारे मतलब घर के सामने एक छोटे सा एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है, मतलब छोटा ही बिल्डिंग समझ लो, अच्छी खासी, है ना, जिस 40-50 लाख की एक बिल्डिंग है 40-50 लाख की बिल्डिंग, हे भगवान। तो 40-50 लाख की बिल्डिंग है, और तुम्हें पता चल जाता है कि उस बिल्डिंग के नीचे 1 ग्राम गोल्ड है। कितना ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम। बताओ क्या तुम बिल्डिंग गिराओगे अरे नहीं गिराएंगे हम, पॉसिबल ही नहीं है 1 ग्राम गोल्ड के पीछे बिल्डिंग गिरा, नहीं। बट क्या वहां पर गोल्ड उपस्थित है, गोल्ड प्रेजेंट है, हाँ सर है। तो गोल्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब सर वो एक तरीके से खनिज हुआ, क्या हुआ, खनिज। बट मैं उस गोल्ड को प्रॉफिटेबली नहीं निकाल सकता हूं, लाभकारी रूप से नहीं निकाल सकता हूं। ठीक है, लाभकारी रूप से नहीं निकाल सकता। अच्छा सोचो, अब वो बिल्डिंग के लिए मैं तुमसे बोल देता कि भाई 5,000 टन उसके नीचे गोल्ड है ऐसा मतलब समझ लो, है ना, कितना टन है, 5,000 टन उसके नीचे गोल्ड है, बहुत ज्यादा मतलब अलग ही बात हो गई सर। तो सर मैं तो सबसे पहले इस बार मैं खुद, तुम बोलोगे कि सर उस घर को तो मैं खुद तोड़ूंगा, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर सर गोल्ड का बहुत बड़ा सोर्स है, और मैं थोड़ा पैसा अगर उसमें लगाऊंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, मैं प्रॉफिटेबली उस गोल्ड को निकाल सकूंगा, प्रॉफिटेबली मैं उस गोल्ड को क्या कर सकूंगा, निकाल सकूंगा। और उसको मैं कहता हूं अयस्क। तो वे खनिज जिसमें लाभकारी रूप से मैं धातु का क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, उसे मैं कहता हूं क्या, और अयस्क। क्या बोलता हूं, अयस्क। समझ में आया, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, व्हाट इज ओर एंड अयस्क,
सो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को मैं खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में उपस्थित होती है, काफी मात्रा में होती है, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को कहते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क। समझ में आया? तो ऐसा तुम्हें लोगों को पता होना चाहिए। एक लाइन और सुन लो। एक बात बताओ कि सभी अयस्क खनिज है कि नहीं? सभी अयस्क खनिज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं। हाँ भाई, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि सभी खनिज से अपन क्या मेटल निकाल सकते हैं, है ना, प्रॉफिटेबली। अयस्क नहीं होते। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है? हाँ भाई, क्योंकि खनिज वही होगा, सॉरी अयस्क वही होगा जहां वो खनिज होगा जिसमें से हम प्रॉफिटेबली क्या निकाल सकते हैं? मेटल को निकाल सकते हैं, है ना? हाँ भाई। अब अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल सी, हाँ अच्छा, एक गैंग क्या होती है? अयस्क खनिज तो होगा, गैंग क्या होगी? तो जो इंप्योरिटीज होती है पृथ्वी में खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धि होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। घर वाली गैंग नहीं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। ये पता होना चाहिए, पक्का। अच्छा अब सुनो, क्या होता है कि इन सभी के सोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, मतलब सोर्सेस होते हैं, वहां से हम निकालते हैं, और से निकालते हैं। अब कुछ धातुएं ऐसी हैं, कुछ धातुएं क्या है ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। तो इनको हम किससे निकालते हैं? इनको हम निकालते हैं विद्युत अपघटन। कौन सी? इलेक्ट्रोलाइसिस जो विधि पढ़ी थी ना हमने, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, याद है कि हमने सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, क्या बनता था सर? सोडियम बनता था और बनती थी क्लोरीन गैस। अगर याद हो तो यहाँ 2NaCl ले लो, यहाँ 2Na ले लो, तो देखो सोडियम धातु मिल रही है, क्लोरीन धातु क्लोरीन धातु मिल रही है। तो सोडियम को कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तुम भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मोल्टन NaCl। हाँ भाई, जो पिघला NaCl होता है उससे, ठीक है, ये हो गया। वैसे ही इनको क्या करते हैं? विद्युत अपघटन से करते हैं। और जो मध्यम है ना, मध्यम, ये अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। हाँ भाई, मध्यम क्रियाशील कौन होगी? ये मध्यम क्रियाशील को हम क्या करते हैं? इनको कैसे करते हैं? सबसे पहले इनके बनाते हैं अपन ऑक्साइड्स। जैसे कि जिंक सल्फाइड है तो उसका अपन बनाएंगे ऑक्साइड, और उसका अपचयन करेंगे किसके साथ? कार्बन के साथ। तो कार्बन के उपयोग से, अपचयन से, ठीक है, इनको हम निकालते हैं। अभी अपन पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना लो। और जो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है, जो बहुत कम मतलब बोला था ना इनर्टी होती है, वो क्या होती है? ये कौन कौन? गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है ना, प्राकृतिक रूप से मिलती है, तो इनको तो हम वैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब सर किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कि अयस्क का मतलब अयस्क को कैसे हम, अयस्क से मेटल को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? अयस्क मिलता है तो अयस्क का सबसे पहले होता है सांद्रण, ठीक है। हाँ, क्या होता है? सांद्रण होता है। सांद्रण में अगर हम बात करें, जितनी भी उसके अंदर इंप्योरिटीज होती है, जो ऊपर ऊपर की चीजें होती है ना, चाहे वो हम मान लो कि उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी का कंटेंट है ना, क्या है? मिट्टी का कंटेंट है, तो उसको मिट्टी को हटाना, है ना। या फिर वो सल्फाइड हो रहा है तो उसको हम फैन उत्प्लावन विधि से फ्लोटेशन मेथड से हम उसको क्या करते हैं? उसमें से इंप्योरिटीज को हटाते हैं। तो काफी सारी हम चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है अयस्क का सांद्रण, कि जो ऊपर ऊपर मोटी मोटी चीजें हैं, जो मोटी मोटी समझ रहे हो ना, ज्यादा जो इंप्योरिटीज है उनको हटाया जाता है, अशुद्धियों को हटाया जाता है। फिर क्या होता है कि हम 3 कैटेगरी पढ़ते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम और क्या होंगे? निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च में क्या करेंगे हम क्या करते हैं? गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और वहां पर क्या होता है? उस पदार्थ का क्या होता है, या यौगिक का क्या होता है? वियोजन होता है और हमें धातु मिल जाती है। और डायरेक्ट क्या मिलती है? शुद्ध धातु। क्या मिलती है? शुद्ध धातु, ठीक है। हाँ भाई, इसको अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु है कौन कौन सी होती है? तो देखो, 2 तरीके का अयस्क होते हैं, एक होता है कार्बोनेट और एक होता है सल्फाइड अयस्क, ठीक है। कार्बोनेट का अगर मैं बात करूं तो कार्बोनेट क्या होता है? CO3 के ऊपर -2। बताओ इसके अंदर ऑक्सीजन है या नहीं? बिल्कुल है। और सल्फाइड जो होता है वो S के ऊपर -2 होता है। क्या होता है? S के ऊपर -2। बताओ इसमें ऑक्सीजन है या नहीं? सर इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन
है। तो निस्तापन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीजन की हम क्या रखते हैं, अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हो भाई साहब, सर हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट, गर्म करते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करना, गर्म करना। क्या करना, गर्म करना। क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। भर्जन में क्या होगा, सर इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो इसमें किसकी होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है, उपस्थिति होती है। ठीक है, हाँ भाई। और इसमें क्या करते हैं, गर्म। तो ये हमेशा याद रखना कि सल्फाइड अयस्क के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और निस्तापन में हम करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के साथ। ठीक है, अब दोनों में क्या होता है भाई, दोनों में हमें ऑक्साइड मिलते हैं। अब उन ऑक्साइड का क्या करते हैं, अपचयन। क्या करते हैं, अपचयन। जो किसके साथ होता है, ज्यादातर कार्बन के साथ होता है। किसके साथ होता है, कार्बन के साथ। ठीक है, और फिर होता है धातुओं का शोधन। क्या होता है, धातुओं का शोधन। कि फिर भी कुछ इंप्योरिटीज हो जाती है तो देन उसका क्या होता है, क्या होता है, शोधन होता है। कुछ अभिक्रियाएं, निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है जो बहुत कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, उनका क्या होता है, ज्यादातर सल्फाइड अयस्क में मिलती है। उनका होता है भर्जन। सल्फाइड है तो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा भाई, O2 की प्रेजेंस में होगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो हम करेंगे। फिर हमें मिलती है धातु, और धातु का क्या होता है, परिष्करण। क्या, फिर ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीके से रिफाइनिंग होती है। इस तरीके से हम पूरे के पूरे अगर हम बात करें एक प्रोसेस को, हमने देखा कि किस तरीके से ना मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। पहले हमें अयस्क मिलता है, अयस्क का होता है सांद्रण, मोटी मोटी जो इंप्योरिटीज है उनको हटाया जाता है। फिर 3 कैटेगरी में मैंने बताया, उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, कम क्रियाशील। उच्च क्रियाशील धातु वो होंगी भाई, उनके लिए क्या करना है भाई, उनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ही करना पड़ता है, विद्युत अपघटन करना पड़ता है, और हमें सीधे सीधे धातु क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, मैंने बताया था तो मैं कि एनोड पर नेगेटिव वाली गैस रिलीज होती है ना, और कैथोड पर क्या मिलता था, पॉजिटिव वाली जो चीज होती थी, याद हो तुम लोगों को। फिर क्या होता था, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। तो मध्यम अभिक्रियाशील में 2 कैटेगरी आती है। क्या होती है, एक तो या तो सल्फाइड और होगा, सल्फाइड अयस्क होगा, या फिर क्या होगा, कार्बोनेट अयस्क होगा। सल्फाइड अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है तो अपन ऑक्सीजन की सप्लाई में करते हैं हीट। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई में हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, उसका ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भर्जन। और जब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम निस्तापन। तो किसके लिए यूज करते थे हम, कार्बोनेट अयस्क के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा क्या, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो होती है ना, उनके जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको हम फिर गर्म करते हैं। किसकी उपस्थिति में, अब सल्फाइड अयस्क तो किसकी उपस्थिति में करेंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। सिखाया है ना, इस तरीके से याद रखना तो हमेशा चीजें याद रहेगी। भर्जन, भर्जन किया, फिर क्या बनती है, उससे मिलती है धातु, फिर होता है परिष्करण। ठीक है, हाँ, मतलब एक तरीके से शोधन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। ये हमको पता होना चाहिए, पक्का। चलो ठीक है, हाँ। 2 अयस्क ए तथा बी लिए गए भाई, ए है, ठीक है, ए है, और कौन लिया गया, बी। अयस्क ए को गर्म करने पर CO2 निकलती है। क्या निकलती है, CO2। तो निकाल देते हैं भाई, CO2 निकालते हैं। जबकि बी को गर्म करने पर SO2 निकलती है। तो बी ले लेते हैं भाई, बी को गर्म करने पर क्या निकलती है, SO2। क्या निकलती है, SO2। ठीक है, हाँ भाई, बी को गर्म करने पर क्या निकलती है, SO2। अब वो बोल रहा है कि इस इनको इनको धातुओं में परिवर्तित करने के लिए आप कौन से पद काम में लेंगे। देखो भाई, करते हैं पद में, बताओ भाई। ए जो है उससे निकल रही है CO2, तो जरूर ये कौन सा अयस्क होगा, ये होगा कार्बोनेट अयस्क। कौन सा होगा, कार्बोनेट। अब इसको गर्म कर रहे हो, क्या निकल रही है, CO2। अब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, बनता क्या है इनका, ऑक्साइड। क्या बनता है, ऑक्साइड। अब इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलूंगा, बताओ भाई। कार्बोनेट अयस्क को कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं अपन क्या, एक होता है निस्तापन और एक होता है भर्जन। तो अनुपस्थिति में क्या करते हैं, निस्तापन। ठीक है, और यहां पर तुम गर्म कर रहे हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करोगे तभी सल्फर निकले, ये सल्फर है और होगा तभी SO2 निकलेगी। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करोगे तो इसको बोलेंगे अपन भर्जन। क्या बोलेंगे, भर्जन। अच्छा, अब जो बनता है वो बनता है BO, है ना। मतलब क्या, एक तरीके से इसका ऑक्साइड, बी का ऑक्साइड, ठीक है, और ए का ऑक्साइड। अब क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस हो गई। अब ये बने हमको क्या, इनके ऑक्साइड्स मिले। क्या मिले, ऑक्साइड्स मिले। लिख देते हैं भाई हिंदी में, इंग्लिश में। खुपाच, क्या मिले, ऑक्साइड मिले, लिख दिया भाई। अब ऑक्साइड मिले तो
इनका क्या होता है फिर इसके बाद बताओ? अपचयन। क्या होता है? अपचयन। मतलब कैसे होगा अपचयन? कि मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन में अगर मैं तुम्हें बताऊं क्या होगा भाई साहब, यहां पर लेंगे अपन क्या, मान लो मैंने ए लिया, AO, इसको है ना कार्बन के साथ हीट करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या मिल जाएगा भाई? ए मिल जाएगा और CO निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है। फिर वैसे BO होगा, BO को फिर किसके साथ हीट करेंगे अपन? कार्बन के साथ। किसके साथ हीट करेंगे? कार्बन के साथ। लिख में था, कार्बन के साथ गर्म करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे बताओ? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे? CO। बन जाता है BCO, ठीक है। हाँ भाई, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं भाई, तो इसको हम इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना, पक्का? हाँ भाई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने के लिए कर ढोंग रचा है। मतलब भाई एक फ्रॉड इंसान है ना, और तुमको काम बताना है। अब कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है। भाई आंटी जी ने कंगन निकाल के उसको दे दिए। अब जिसे एक बार विशेष प्रकार के विलयन में डालता है और कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? अब भाई अपने को बनना है ना, मेरे डिटेक्टिव बच्चे क्या बनेंगे? तो एक आंटी जी थी, आंटी जी ने क्या किया, आंटी जी ने अपने सोने के आभूषण एक इंसान को दे दिए, है ना, और उसने एक विलियन के अंदर उसको डाला और वो क्या हो गया भाई, एकदम झकाक करके निकले। तुम बोलने लगे भाई एक नंबर दिख रहा है यार, भाई नए जैसा दिख रहा है। बट क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ मालूम? वो एक ऐसा विलियन था जिसके अंदर है ना गोल्ड जैसी धातु। गोल्ड जैसी धातु आसानी से क्या होती है, पिघलती नहीं है, मतलब सॉल्युबल नहीं होती है ना, विलय नहीं होती। बट गोल्ड जैसी धातु क्या हो जाती है उसके अंदर, विलय। उसको बोलते हैं हम एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो बताओ तुम्हें सस्ती चीज क्या दिखती है, HCl के HNO3? सर थोड़ा थोड़ा HCl दिखता है। HCl को 3 भाग और HNO3 का कितना? 1 भाग। HNO3 का 1 भाग। तो जब HCl और HNO3 के मिश्रण को ना 3:1 में लिया जाता है तो इसको मैं बोलता हूं एक्वारेजिया। क्या बोलता हूं? एक्वारेजिया। जिसमें है ना जो धातु है बहुत कम विलय होती है, बहुत ही कम विलय होती है, वो तक इसके अंदर घुल जाती है, वो तक इसके अंदर घुल जाती है। क्या बात है भाई? तो सोनार द्वारा प्रयोग किया गया विलयन एक्वारेजिया है ना। मतलब कौन सा विलयन है? एक्वारेजिया। जिसके अंदर क्या क्या होता है? एक्वारेजिया एक लेटिन, है ना, लेटिन का शब्द है, मतलब एक लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है रॉयल वाटर, है ना, रॉयल वाटर जिसका मतलब होता है। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के, हाँ 3:1 में होता है, यही बताया। सोना जय और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोलने में समृद्ध है ना, इसलिए महिला के कंगन का भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कि ऊपर ऊपर का जो करो ना छन गया ना, उसका तो फायदा हो गया, ठीक है। हाँ, अब आंटी जी दुखी है, क्यों दुखी है भाई? क्योंकि सोना का तो गया ना इस तरीके से। तो ऐसे फ्रॉड से बचें। अगर कोई आए भाई साफ करने, देख लेना, तुम लोग बिल्कुल जागरूक हो चुके हो मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट, संचारण क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगते हुए देखा, संचारण का मतलब होता है शनै शनै क्षरण, धीरे धीरे छन्ना, धीरे धीरे छन्ना। हाँ तो संचारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संचारण के उदाहरण है। समझ रहे हो? चांदी काली पड़ जाती है, ठीक है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो उसके ऊपर अपन तुम्हें पता होना चाहिए। चलो भाई, खुली वायु में है ना कुछ दिन छोड़ने पर सिल्वर की वस्तु क्या हो जाती? काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सल्फर के साथ क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड, है ना, क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड। तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। वैसे ही कॉपर जो होता है वो क्या बना लेता है? अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? सॉरी, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है।
और वैसे ही जो आयरन है ना, लोहा जो होता है वो भूरे रंग की एक परत बना लेता है, भूरे रंग के पदार्थ की एक परत बना लेता है, जिसको अपन बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग। जिसका सूत्र तुम्हें पता होना चाहिए, जिसका सूत्र तुम्हें पता होना चाहिए। इधर देख, तो क्या होता है, आयरन पड़ा हुआ था, ठीक है, इसका सूत्र मैं बताता हूं जंग का। वो क्या होता है, Fe2O3.XH2। इसका मतलब क्या होता है, देखो Fe के ऊपर कितना आवेश है बताओ, ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो -6। अब -6 इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या आएगा, +6। और जब इस पे +6 तो बताओ 2 Fe के ऊपर कितना होगा, +3। तो इसको मैं बोलता हूं फेरिक ऑक्साइड। जब Fe के ऊपर +3 होता है तो इसको मैं बोलता हूं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, अब फेरिक ऑक्साइड है वो भी कैसा है, जल के साथ जल योजित है ना, इसके साथ जल है तो अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ही क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। क्या कहलाता है, जंग। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ Fe कितने हैं सर, 2 हैं तो 2Fe लिख लो, ठीक है। जंग का सूत्र हमेशा याद रखना, 2Fe लिख लिया, ठीक है भाई। ठीक है, अब बताओ पानी कितना है सर, 1 है तो लिख दो H2। अब पानी है कितना, X, लिख लो X, ठीक है। पानी है कितना, X, तो लिख लो X, ठीक है। अब क्या है भाई, अब ऑक्सीजन कितने हैं सर, 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो ऑक्सीजन 3 है, तो अब यहां पर तुमने लिखा 3 को अच्छे से लिख देते हैं, टाणा 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 टाणा, तो Fe है। अब Fe जो है, अब Fe लिख लिया, हाँ तो कितने हैं, 2, तो मैंने 2Fe लिख लिया। फिर ऑक्सीजन कितने हैं वहां सर, ऑक्सीजन यहां पर अगर हम देखें, हाँ पहले H2 लिख लो, XH2 ये हो गया, ठीक है। XH2 तो निकल गए। अब बचे ऑक्सीजन कितने सर, वहां 3 है, कितने हैं, 3, तो मैं लिखूंगा 3। अब 3 ऑक्सीजन तो हमेशा O2 के फॉर्म में होता है ना, किसके फॉर्म में होता है, O2। अब ये ऑक्सीजन तो हो गया 6, तो अपन क्या कर दो 3/2 लिख दो, तो ये हो जाएंगे कितना, अभी कितने ऑक्सीजन बताओ, अभी सर 3 है, सॉरी 6 है, कितने हैं 6। अब कितने हो गए, 3 ना, अभी कितने हैं बताओ, कितने ऑक्सीजन है, 6 है ना, 1 के अंदर 2, 3 के अंदर कितने बताओ, 6। अब कितने हो गए सर, अब 3 हो गए। तो इस तरीके से तुम लोगों को याद रखना है कि भूरे रंग की परत जो होती है वो किसकी होती है भाई, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो क्या कहलाती है, जंग कहलाती है। क्या कहलाते हैं, जंग कहलाती है। संक्षारण से सुरक्षा बताओ भाई, तो पेंट करके तेल लगाकर, ठीक है भाई, उसके ऊपर कोई लेयर ना बने, आर्द्रता या है ना, आर्द्रता के संपर्क में ना आए, ठीक है, या किसी अम्ल के संपर्क में ना आए, तो पेंट कर दो, तेल लगाओ, ग्रीस लगा सकते हो, है ना। यशद लेपन मतलब लोहे की वस्तुओं पे जस्ते की परत चढ़ाना, किसकी परत चढ़ाना, जस्ते की परत चढ़ाना। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, है ना, मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये कुछ उपाय हैं जिस तरीके से संचारण से क्या की जा सकती है, सुरक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है, सुरक्षा की जा सकती है। एक और बात सुन लो कि क्या होता है, जो शुद्ध सोना होता है ना वो बहुत जल्दी पिघल जाता है। क्या हो जाता है, शुद्ध सोना हो जाता है वो बहुत जल्दी पिघल जाता है, तो बहुत ही नर्म होता है, काफी नर्म होता है ना। इसलिए आभूषण बनाने के लिए तुम सुनते हो ना 24 कैरेट, है ना, तो 24 कैरेट सोना जो शुद्ध रहता है ना उसका हम यूज ही नहीं कर सकते आभूषण बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर है ना 24 कैरेट का मतलब 24 भाग, 24 की 24 भाग क्या है, सोना है, बट हम उसमें क्या ले लेते हैं, 22 भाग सोना ले लेते हैं। आप 2 कैरेट क्या डाल दो, 2 भाग क्या ले लो, कॉपर, तो कॉपर ले लेते हैं हम। तो क्या करा जाता है, इसे कठोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चांदी या तांबा, ठीक है, मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने, है ना, का उपयोग होता है, एवं इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग क्या है, शुद्ध है, सोना है, और 2 भाग तांबा या चांदी ले लो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें तुम्हें पता नहीं कि 24 की 24 कैरेट का तुम यूज नहीं कर सकते, तुम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ भाई, पक्का। तो इस तरीके से तुम लोगों को याद रखना है, याद रखना है। चलो भाई, तो इसी के साथ है ना इस लेक्चर को हम खत्म कर रहे हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तुम लोगों के साथ फिर एक प्रैक्टिस शीट शेयर होगी। पहले उन प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करो बहुत अच्छे से, ठीक है। आपके पास है ना हर लेक्चर्स के बीच में काफी टाइम होता है, और उसके बीच में तुम है ना प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर सकते हो, इस लेक्चर्स के नोट्स बना सकते हो अच्छे से, है ना। और जैसे तुम इन चीजों को कवर करते चलोगे तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। बट हाँ, तुम्हें कोई चीज छोड़नी नहीं है और सीक्वेंस में चलना है, ठीक है। क्या चलना है, सीक्वेंस में चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई दिक्कत हो जाए फिर बाद में, तो पहले पहला चैप्टर पढ़ो, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ो, फिर थर्ड चैप्टर पे आओ, तो तुम्हें बहुत अच्छे से है ना कंसेप्ट्स बिल्ड होते हुए देखेंगे और तुम्हें मजा आएगा बहुत, ठीक है।
तो इसी के साथ हम लेक्चर को क्या करते हैं, खत्म। थैंक यू।